हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने स्टार्ट कर दिया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में, मतलब कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट काम आते हैं उन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग सूर्यवंत, कैसे हो? राजेंद्र, पहली बार देख रहे हो क्लास में? गुड मॉर्निंग। ये चेहरा भी पहली बार दिख रहा है। राजेंद्र, खुशबू, पहली बार। रेगुलर किया करो क्लासेस। गुड मॉर्निंग वरुण। अब ये बताओ, अब तक का जितना टॉपिक हुआ था उसमें कोई डाउट है? क्योंकि अपना ऑलमोस्ट खत्म होने में आ गया है। ऑलमोस्ट क्या, आज लास्ट क्लास है अपनी सीपीएम पार्ट सब्जेक्ट की, तो खत्म ही होने में है सब्जेक्ट। आज वाइंड अप करना है। बाकी लोग कहाँ रह गए? आज सो रहे होंगे, बोले क्लास तो है नहीं। आज लास्ट क्लास है, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट अशोका ए बी सी एंड डी के तो सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। स्टील आपका चल रहा है डी में। बाकी उत्तराखंड पीएससी का यूके पीएससी जेई का जो पेपर है, यूके ट्रिपल एससी जेई या यूके पीएससी जेई का जो पेपर है, वो उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लाइव सारे सब्जेक्ट हो जाने चाहिए आज ख़त्म। स्टार्ट करें आज की क्लास को। यही एक एक करके आने वाले हो क्या? धीरे 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 धीरे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने क्या देख लिया था? लास्ट हमने यहाँ तक का पार्ट एक्टिविटी ऑन नेटवर्क हमने देखा था, और कम्प्लीटली एक्टिविटी ऑन नेटवर्क को हमने समझा भी था कि एक्टिविटी ऑन नेटवर्क क्या होता है। इसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली थी, कुछ रूल्स की बात की थी। यहाँ जैसे डमी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये थोड़ा सा सिंपलर होता है, समझने में थोड़ा इजी होता है। इन सब के बारे में हमने एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम में बात कर ली थी। मैंने कुछ एक्टिविटी ऑन एरो जो थे उसका एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम आपको बना के बताया भी था। ठीक है, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम जब आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमने कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देखे थे, जिनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देखे थे जिनके बारे में हमने बात की थी। तो अब इससे आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, जो हमने देख चुके हैं। आज का भी हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कौन कौन से इक्विपमेंट काम आते हैं, क्यों हमें डिफरेंट इक्विपमेंट की नीड क्यों हुई। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो आपका एक्सकेवेशन का काम होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन बनाना होगा। फाउंडेशन जब बनाते हो तो आप क्या करते हो, जो आपकी ग्राउंड सरफेस रहती है उससे वो फाउंडेशन क्या रहता है, जनरली बिलो रहता है। ठीक है, तो वहां पर जब भी हम फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, तो फाउंडेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? फॉर फाउंडेशन हमें एक्सकेवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर फाउंडेशन
हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक्सकेवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई अगर एक्सकेवेशन की जो रिक्वायरमेंट है, एक्सकेवेट जो आप कर रहे हो, एक्सकेवेट जो आप कर रहे हो, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सकेवेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर सोयल जो मिलेगी, यहां पर एक्सकेवेट कर रहे हो तो सोयल जो मिलेगी, या यहां पर जो मटेरियल मिलेगा ग्राउंड में, जो मटेरियल मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। अब उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे हो सकती है? पहली चीज ये हो गई कि जो प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हो, सोयल वहां पर सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड सोयल भी हो सकती है, वहां पर हार्ड रॉक भी अवेलेबल हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होगा कि जैसे अगर कोई सोयल सॉफ्ट है तो वहां पर हम दूसरा इक्विपमेंट काम में ले लेते हैं, अगर कोई सोयल हार्ड है वहां पर, या फिर सोयल वहां पर मडी सोयल है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट काम आ जाते हैं, या फिर अगर वहां पर हार्ड रॉक अवेलेबल है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट काम आ जाते हैं। मतलब इक्विपमेंट क्या करते हैं आपके, वेरी करते हैं, डिपेंड करेगा आपको किस टाइप के स्ट्रक्चर में कैसा काम है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिनका कंपैरिजन भी हम देखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास इतने टाइप के क्लासिफिकेशन जो हमने किया था, अर्थ मूविंग, हॉलिंग, होइस्टिंग, कन्वेइंग, एग्रीगेट एंड कंक्रीट प्रोडक्शन, पाइल ड्राइविंग, टनल एंड रॉक ड्रिलिंग, पंपिंग एंड डिवाटरिंग इक्विपमेंट, ये सारे हमने किए थे, ये सारे हमने नाम देखे थे। अब इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आपके पास में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कोई भी करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो हमें एक्सकेवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, डिगिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे हमने पॉइंट्स यहां पर देख लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद में इसके जो सबसे पहला पॉइंट था, जो अर्थ एक्सकेवेशन था, सबसे पहला जो पॉइंट था, उसके लिए हमने देखा था कि पावर सोवेल, बैकहो, ड्रैग लाइन, क्लैम सेल, स्क्रैपर्स, बुलडोजर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें से कौन कौन से पार्ट को हमने कवर कर लिया था? इनमें से हमने पावर सोवेल कवर कर लिया था, बैकहो कवर कर लिया था, ड्रैग लाइन कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट किससे करना है? क्लैम सेल से स्टार्ट करना है। तो अब हम आगे चलते हैं क्लैम सेल की तरफ। ठीक है, क्लैम सेल की तरफ चलते हैं। क्लैम सेल कहां पे है? ये रहा क्लैम सेल। ये आपका क्या होता है? एक टाइप से बकेट होती है। जैसे आपने एक सेल फिश होती है, एक सेल फिश होती है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसी उसकी शेप होती है वैसे ही इसको बनाया जाता है। मतलब यहां पर आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, इसके दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से आपके पास क्या अवेलेबल रहते हैं? हिंज अवेलेबल रहते हैं। दोनों साइड से आपके पास क्या रहते हैं? यहां पर आपके पास में यहां पर हिंज अवेलेबल रहेगा और यहां पर हिंज अवेलेबल रहता है। तो ये क्या करता है? ये ओपन होता है। ये देखना ध्यान से, इसका काम क्या होता है? ये ओपन होता है। अब इसको किसी भी हॉलिंग जो भी इसको कैरी कर सकता है उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं। हॉलिंग इक्विपमेंट के साथ अटैच कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना, हॉलिंग इक्विपमेंट के साथ हमने क्या कर दिया? अटैच कर दिया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखना इस चीज को कि यहां पर हमने इसको हॉलिंग इक्विपमेंट के साथ अटैच कर दिया। अब ये क्या करेगा? ये जहां जितना भी खुला मटेरियल है या जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको ये यहां से क्या करेगा? जैसे हम हाथ से उठाते हैं ना, हाथ से उठाने के बाद में हम इसको ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं चीजों को। ये इस तरीके से इस चीज को क्या कर लेगा? पूरे को इकट्ठा कर लेगा। मतलब ये लूज मटेरियल के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? ये लूज मटेरियल के लिए। इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज लेते हैं। तो यहां पर आप देख भी पा रहे हो कि इसकी ओपन शेप इस तरीके से, क्लोज शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, दिस इज सो नेम्ड ड्यू टू रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स बकेट टू ए क्लेम। मतलब क्या कह रहा है? इसकी जो बकेट है वो रीअसेंबल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्लैम विच इज लाइक ए सेलफिश विद हिंज डबल सेल। मतलब इसमें दो सेल अवेलेबल रहते हैं और एक जो सेलफिश का बिहेवियर होता है उसकी तरह ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, द फ्रंट एंड इज एसेंशियली क्रेन बूम विद ए स्पेशली डिजाइंड बकेट लूजली अटैच्ड एट द एंड थ्रू केबल्स एज इन ए ड्रैग लाइन। ये किसके साथ अटैच कर सकते हैं? इसको ड्रैग लाइन के साथ अटैच कर सकते हैं। ड्रैग लाइन की जो केबल होती है, ड्रैग लाइन की जो केबल होती है उसके साथ हम इसको क्या कर सकते हैं? ड्रैग लाइन की केबल से अटैच कर सकते हैं। ड्रैग लाइन की केबल से क्या कर सकते हैं? इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लैम सेल बकेट इज यूजुअली गिवन इन क्यूबिक मीटर्स। मतलब इसकी अगर कैपेसिटी की बात करोगे तो इसको किस में दिखाया जाता है? इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मीटर क्यूब में दिखाई जाती है। चले आगे, द बेसिक पार्ट ऑफ क्लैम सेल बकेट आर द क्लोजिंग लाइन,
होइस्ट लाइन, सीव्स, ब्रैकेट, टैग लाइन, सेल एंड हिंज। इन सारी चीजों से आपको याद रखने से कोई मतलब नहीं है, इन सारी चीजों को छोड़ दो, क्या क्या पार्ट होते हैं कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। अब इसके ये कहां कहां पर इसका एप्लीकेशन है, यूज फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल। लूज मटेरियल जैसे आपको क्रश्ड स्टोन लेना है, सैंड लेनी है, ग्रेवल लेना है, कोल इकट्ठा करना है, तो उस जगह इसको यूज लिया जाता है। तो इस बकेट में इकट्ठा करके जो भी होलिंग इक्विपमेंट है उसके साथ इसको उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है, ठीक है। मेन फीचर इज वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब इसका मेन फीचर क्या होता है कि ये क्या करता है, ये वर्टिकली इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मटेरियल को भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेनली यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम कॉफर डैम, सीवर, मैनहोल्स, वेल फाउंडेशन। मतलब ये जनरली क्या होता है, अर्थ सरफेस से बिलो काम करता है। ये जनरली क्या होता है, अर्थ सरफेस से बिलो काम करता है। ध्यान रखना, अर्थ सरफेस से क्या काम करता है, बिलो काम करता है। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपके क्लैम सेल के बारे में। अब जितने भी हमने इक्विपमेंट पढ़े थे, हमने कौन कौन से पढ़े, पावर सोवेल पढ़ा, बैकहो पढ़ा, ड्रैगलाइन पढ़ा, क्लैम सेल पढ़ा। सारे पॉइंट नहीं याद रहेंगे। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। आपको इस टेबल से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चंस जो है वो आपको इस टेबल से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ, अब आपसे ये पूछ ले कि आपने एक्सकेवेशन करना है, आपको एक्सकेवेशन करना है कहां पर, हार्ड सोइल और हार्ड रॉक में, हार्ड सोइल और हार्ड रॉक में। अब आप टेबल में से देख के बताओ कि आप इनमें से कौन सा इक्विपमेंट काम में लोगे, कौन सा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो अर्थवर्क में काम आता है वो काम में लोगे। पावर सोवेल काम में लोगे, बैकहो काम में लोगे, ड्रैगलाइन काम में लोगे, क्लैम सेल काम में लोगे। ये एक्सकेवेशन करने के लिए तो क्लैम सेल काम नहीं आता, एक्सकेवेशन करने के लिए तो क्लैम सेल काम नहीं आता। ये क्या करता है, जो लूज मटेरियल रहते हैं उसको इकट्ठा करने का काम करता है। ड्रैगलाइन भी काम नहीं आती एक्सकेवेशन के लिए। ये ओनली लूज, मतलब जो बहुत सॉफ्ट सोइल है वहां पर हम इसको एक्सकेवेशन के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं बैकहो और पावर सोवेल, बैकहो और पावर सोवेल को हम काम में ले सकते हैं। ये इसके लिए अच्छे, मतलब एक अगर हम बोले तो यहां पर अगर इन दोनों ड्रैगलाइन और क्लैम सेल से कंपेयर करें तो ये दोनों इसके लिए अच्छी चीज है। मतलब दोनों पावर सोवेल और बैकहो को हम प्रेफर कर सकते हैं, किसके लिए, एक्सकेवेशन के लिए। अगर एक्सकेवेशन इन वेट सोइल और मड सोइल, वेट सोइल या मडी सोइल है, वेट सोइल या मडी सोइल दे रखी है, तो उस केस में अगर आपको एक्सकेवेशन करना है तो पावर सोवेल और बैकहो दोनों ही क्या है, पुअर आइडिया है। क्यों पुअर आइडिया है, देखो ध्यान से क्या होता है। इन दोनों की अगर मैं अप्रोच जोन की बात करूं, देखो ध्यान से इन डायग्राम में देखना, इन दोनों की अगर अप्रोच जोन की बात करूं, ये बैकहो दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको पावर सोवेल दिख रहा है। तो यहां पर अगर बैकहो और पावर सोवेल की बात करूं, इन दोनों की अगर अप्रोच जोन की बात करता हूं तो इन दोनों का अप्रोच जोन बहुत कम होता है, इन दोनों का अप्रोच जोन बहुत कम होता है। इसीलिए हम इनको वेट सोइल या मडी सोइल में इसको काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या दिखा रखा है, ड्रैग लाइन, और ड्रैग लाइन से हम किसको अटैच करते हैं, क्लैम सेल को अटैच करते हैं। तो इन दोनों का अप्रोच जोन अच्छा होता है, इसीलिए इनको क्या बताया गया, मॉडरेटली गुड बताया गया कि हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, वहां पर हम इसको काम में ले सकते हैं। क्योंकि जितना मडी सोइल से दूर रहते हो, दूर रह के काम करते हो, उतना ही आपका सेफ्टी वहां पर रहती है, ठीक है। तो ये चीज भी समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फुटिंग एंड डिगिंग। मतलब आपकी जो फुट है, मतलब जो इक्विपमेंट आपने यूज ले रखा है उसका जो फुट है और डिगिंग जो एरिया है जहां पर आपको डिगिंग करनी है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के इस केस में, इन दोनों के केस में क्या होती है, स्मॉल होती है, और इन दोनों के केस में क्या होती है, लॉन्ग होती है। मतलब लार्ज डिस्टेंस हमें मिल जाती है। क्लियर है यहां तक? चलें अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट और बात करें, लोडिंग इफिशियंसी। लोडिंग इफिशियंसी पावर सोवेल की वेरी गुड होती है, मतलब सबसे ज्यादा पावर सोवेल की होती है। बैकहो की उससे ठीक ठाक होती है, मतलब उससे कम होती है। ड्रैग लाइन की मॉडरेटली गुड होती है। इसका मतलब इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है कि सबसे अच्छी पावर सोवेल में होती है, फिर बैकहो में होती है, फिर ड्रैग लाइन में होती है, फिर क्लैम सेल में होती है, ठीक है। इन दोनों में जो लोडिंग इफिशियंसी इन दोनों की कम क्यों होती है, क्योंकि ये केबल से अटैच रहते हैं, क्योंकि ये क्या रहते हैं, केबल से अटैच रहते हैं। इसीलिए इनकी क्या रहती है, इनकी जो लोडिंग एफिशिएंसी है वो कम रहती है। इसके बाद में अगर मैं फुटिंग की बात करूं, फुटिंग रिक्वायर्ड, तो ये जो फुटिंग होगी वो क्या होगी, क्लोज टू वर्क क्लोज टू पिट।
मतलब जो हम डिगिंग कर रहे हैं, डिगिंग का जो प्लेस है उससे फुटिंग कितने डिस्टेंस पर होगा। यहां पर अगर हम जहां पर काम कर रहे हैं उसके आसपास ही होता है, ये जो खड्डा कर रहे हो उसके आसपास होता है, ये दूर होता है फेयरली अवे फ्रॉम पिट, फेयरली अवे फ्रॉम पिट, क्योंकि ड्रैग लाइन में क्या होता है, आप दूर लार्ज डिस्टेंस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिगिंग लेवल, डिग्स एट और अबव फुटिंग लेवल, मतलब फुटिंग लेवल से ऊपर या फुटिंग लेवल पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपके पास दूसरा है बैकहो दे रखा है, बैकहो क्या करता है, फुटिंग लेवल से बिलो काम करता है, मतलब जहां पर आप जिस लेवल पर उसकी फुटिंग है, जिस लेवल पर उसको रख रखा है उससे बिलो लेवल पर भी काम कर सकता है ये। ठीक है, डिग्स बिलो फ्रॉम फुटिंग लेवल, ये भी वही चीज हो गई, ये सेम लेवल पर भी काम कर सकता है और ये बिलो लेवल पर भी काम कर सकता है। नेक्स्ट वन, अगर मैं साइकिल टाइम बात करूं तो इसका शॉर्ट होगा, इसका शॉर्टली मोर देन पावर सोवेल होगा, इसका मोर देन पावर सोवेल होगा और इसका मोर देन अदर इक्विपमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है, जैसे अगर मैं बात करूं फुटिंग के बीच की, जैसे यहां पर हमने बात की थी, फुटिंग के बीच में और डिगिंग प्लेस के बीच में डिस्टेंस क्या स्मॉल है, तो इनके लिए जो साइकिल टाइम होगा, एक के बाद दूसरा रिपीट होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, कम होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर मैं अगले की बात करूं तो बैकहो में ज्यादा होगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास जितनी लॉन्ग डिस्टेंस होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, उतना ही एक साइकिल से दूसरी साइकिल को रिपीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहां पर आपके पास मोर देन पावर सेल हो गया और मोर देन द अदर इक्विपमेंट हो गया। क्लियर है। अब ये बताओ, आपको 4 टाइप देखे थे, पावर सोवेल देखा था, बैकहो देखा था, ड्रैग लाइन देखा था, क्लैम सेल देखा था, इसमें कोई भी डाउट है क्या, इसमें कोई भी डाउट है क्या? 4 पॉइंट देखे हैं, इसमें कोई भी डाउट है क्या, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? बताओ। बना देंगे यूपी ट्रिपल एस जेई वाला, बना देंगे, जो वैकेंसी है उसका डिटेल सिलेबस बता देंगे। ठीक है, एक रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद में ट्रेंचिंग मशीन देखते हैं, ट्रेंच के लिए कौन कौन सी मशीन काम आती है। आइए भाई, यूपी ट्रिपल एस जेई की नींदों में हो क्या गोविंद? बट पैट के लिए, वो जिन्होंने पैट दे रखा है उनके लिए। जिन्होंने पैड दे रखा है उनके लिए वो 2022 में जो एक एंट्रेंस टेस्ट ले रहा आजकल यूपी, और जिन्होंने दिया था उनके लिए वो वैकेंसीज है। चलते हैं आगे ट्रेंचिंग मशीन पर। ट्रेंचिंग मशीन किस लिए काम आती है? यूज्ड फॉर एक्सकेवेटिंग ट्रेंच फॉर लेइंग पाइपलाइन, सीवर, केबल्स। मतलब बेसिकली जो आप डिगिंग करके जो भी आप एक एरिया बना रहे हो, उसमें अगर आपको पाइपलाइन ले करनी है, सीवर लाइन ले करनी है, केबल्स ले करनी है, तो उसको एक्सकेवेट करके जो आप खड्डा बना रहे हो उसको ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, वहां से मिट्टी हटा के जो खड्डा बना रहे हो उसको क्या बोलते हैं, वहां पर जो मटेरियल है उसको हटा के खड्डा बना रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस इज क्विक गिविंग देयर रिक्वायर्ड डेप्थ और विड्थ। मतलब हम ट्रेंचिंग मशीन क्या करती है, आपको जो रिक्वायर्ड विड्थ है और रिक्वायर्ड डेप्थ है वो आपको क्विकली मिल जाती है, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंचिंग मशीन, एक व्हील टाइप होती है, एक लेडर टाइप होती है। अब समझ में आ जाएगा आपको व्हील टाइप लेडर टाइप में क्या डिफरेंस है। देखो, ये आपको जो दिख रही है, दिस वन इज योर लेडर टाइप, दिस वन इज योर लेडर टाइप। ठीक है, ये आपको व्हील दिख रहा है यहां पर ट्रेंच करने के लिए, तो ये क्या हो गया? दिस वन इज योर व्हील टाइप, दिस वन इज योर व्हील टाइप। अब देखो यहां पर आपको ये वाला डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, जिसके अंदर जो लेडर टाइप आपकी ट्रेंचिंग मशीन है, लेडर टाइप जो ट्रेंचिंग मशीन है वो क्या कर रही है? एक रिक्वायर्ड विड्थ और रिक्वायर्ड डेप्थ की एक ट्रेंच बना रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। तो रिक्वायर्ड
विड्थ और रिक्वायर्ड डेप्थ की एक ट्रेंच बना रही है, तो रिक्वायर्ड विड्थ और रिक्वायर्ड डेप्थ की ट्रेंच आपके पास जो बना रही है कंप्लीटली, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो ये, अब आप ये काम इससे भी कर सकते हो, लैडर टाइप से भी कर सकते हो, ये काम आप व्हील टाइप से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। तो ये जो है आपकी ट्रेंचिंग मशीन हो जाती है, जो दो टाइप की होती है। ये एक पर्टिकुलर विड्थ और डेप्थ की बनाई जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि वहां पर आपकी जो पाइपलाइन का मैक्सिमम डाया कितना है, सीवर लाइन का मैक्सिमम डाया कितना है, या केबल का डाया कितना है, कि केबल हम कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या बना लेते हैं, ट्रेंच बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेंच बनाने का काम। ट्रेंच वाला पार्ट कंप्लीट। ट्रेंच में कोई डाउट? ट्रेंच में कोई डाउट? बताओ, नेक्स्ट चलते हैं स्क्रैपर्स पे। खुरचनी, स्क्रैपर्स, नो डाउट, है ना? डाउट होगा भी क्या? स्क्रैपर्स होता है, अब देखो स्क्रैपर्स का क्या काम होता है। ये आपको स्क्रैपर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहे हैं, स्क्रैपर्स दिख रहे हैं। अब ये जब स्क्रैपर्स क्या करते हैं, जो जमीन पर मिट्टी नहीं रहती, या आपने खेतों में देखा होगा कि अनवांटेड जो प्लांट्स आ जाते हैं, अनवांटेड जो छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, या छोटा छोटे आप देखते हो कि वहां पर घास जैसा कुछ निकल जाता है, ठीक है। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ये आप किसी भी टाइप की सॉइल के लिए काम में ले सकते हो, और ये जो आप प्रेफर करते हो टायर वाली, ये सॉफ्ट सॉइल के लिए जनरली हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या लगे रहते हैं, यहां पर एंगल पर ब्लेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या रहता है, थोड़ा हार्ड सॉइल में भी काम में ले सकते हो, जबकि इसको सॉफ्ट सॉइल के लिए काम में लिया जाता है। इजी डिपेंड करता है कि आपको सॉइल किस टाइप के, उसके ऊपर। चलो देखना, स्क्रैपर्स जो होते हैं बेसिकली, यहां पर स्क्रैपर्स के साथ साथ ये टायर भी अटैच रहते हैं। ये जो टायर्स अटैच रहते हैं ना, ये जो टायर्स अटैच है, ये जो टायर्स अटैच है, ये क्या करते हैं, एक इंप्रेशन देते हैं। जो सोयल सरफेस है, सोयल सरफेस पर एक इंप्रेशन देते हैं। इंप्रेशन का मतलब ये कुछ कॉम्पैक्ट करते हुए चलते हैं, इसको साथ साथ क्या करते हुए चलते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट का कॉम्पैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल अमाउंट का कॉम्पैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल अमाउंट का कॉम्पैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब चलते हैं तो मिट्टी को क्या कर लेते हैं, जैसे इसका नाम है खुरचनी, तो एक खुरच लेते हैं, मतलब वहां से स्क्रैप कर देते हैं, मतलब ऊपर से क्या कर देते हैं, वहां से मिट्टी को हटा देते हैं। मिट्टी को हटाते हुए इकट्ठा करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर ये इसका स्टोरेज रहता है, जिसके साथ साथ ये चलती रहती है आगे, और फिर हम इसको हटा देते हैं बीच में। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये रहता है आपके स्क्रैपर्स का काम। अब देखो, यूनिक मशीन फॉर डिगिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिंग ऑफ प्लोएबल मटेरियल्स, मतलब आप जनरली इसको खेतों में काम में लेते हो, जहां पर आप क्या करते हो कि आपने डिगिंग भी की, डिगिंग के मटेरियल को लॉन्ग डिस्टेंस पे खींचना हो तो आप ऐसे खींच सकते हो इसकी हेल्प से। दूसरा, आप मटेरियल को होल कर सकते हो, होलिंग का मतलब मटेरियल को खींच सकते हो। फिर सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन, मतलब इसको किसी को मैनुअली ऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, सेल्फ ऑपरेट होती रहती है, बस हमें चलाना होता है, एक बार स्टार्ट करना होता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर इक्विपमेंट, ये किसी और इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ये किसी और इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। व्हील्स ऑफ मशीन कॉज सम कॉम्पैक्शन, यही बोला मैंने कि जो इसके व्हील्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट का आपको क्या देते हैं, कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट वन, द बेसिक पार्ट ऑफ स्क्रैपर्स आर द बॉल, एप्रोन एंड टेलगेट और इजेक्टर। जहां से इजेक्टर किसको बोलेंगे, जहां से आप मटेरियल को इजेक्ट करोगे उसको इजेक्टर बोलेंगे। यहां पर बाउल होता है जहां पर मटेरियल इकट्ठा होता है, जो आपने स्क्रैप किया वो मटेरियल इकट्ठा होगा। और एप्रोन जो इसको कवर करके रखता है, उस पार्ट को क्या बोल देते हो, एप्रोन बोल देते हो। ये इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है बुलडोजर। बुलडोजर क्या होता है, बुलडोजर सबने देखा होगा, ठीक है, बुलडोजर सबने देखे होंगे जनरली, है ना। प्लोएबल मटेरियल मतलब जैसे ये देखो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिंग ऑफ प्लोएबल मटेरियल, जो आपकी खेत में जो घास फूस नहीं उगती,
तो हम क्या करते हैं, जब भी हम खेती कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, मटेरियल को, अब देखना ध्यान से, वहां पर क्या करते हो, उनको निकालने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, उसमें से वहां पर एक इस तरीके से ऐसे नहीं बना होता एक सर्कल में, उसको क्या करते हैं, मिट्टी को रोल कर देते हैं, वो मिट्टी को क्या कर देते हैं, उसमें से जो भी घास फूस रहती है उसको वहां से कट कर देता है। फिर हम एक मशीन और लेके जाते हैं, या तो हम मैनुअली इकट्ठा करते हैं सारी चीजों को, या मशीन क्या करती है, उसमें से जो घास फूस है, जो भी घास है, या फिर जो भी आपके जो एक्स्ट्रा जो भी वहां पर पेड़ पौधे आ गए थे छोटे छोटे, उनको क्या करके इकट्ठा करके ले जाती है। तो प्लोएबल मटेरियल्स मतलब वहां से आपने कोई मटेरियल को आपने क्या किया, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवा दिया, जो क्या थे, जैसे घास फूस हो गई, या उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर आ गए, या थोड़ी थोड़ी सोइल को हमें स्क्रैप करके ले जाना था। तो इन सारी चीजों को इंक्लूडेड करके बताया गया। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट वन। अब देखो, बुलडोजर का सबने नाम सुन रखा है, बुलडोजर का सबने नाम सुन रखा है। बुलडोजर क्या होते हैं, द हैवी ब्लेड अटैच टू द ट्रैक्टर, किसके साथ अटैच कर देते हैं, ट्रैक्टर के साथ। पुशेज द मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मटीरियल को कैरी करते हैं, इसमें मटीरियल फिल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर क्या काम करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मटीरियल को ले जा सकता है, हैवी ब्लेड अटैच की है। हाँ, अब द ट्रैक्टर कैन बी ऑफ द क्रॉलर और द व्हील टाइप। पहली चीज होती है कि सर क्रॉलर क्या होता है, पहली चीज होती है क्रॉलर क्या होता है और व्हील टाइप क्या होता है, पहली चीज ये समझना है। तो इसके लिए देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये जहां पर भी बना होना इस तरीके से, ये वाली जहां पर भी इस तरीके से ये एक प्रॉपर रिंग टाइप लगी हो, एक यहां पर आपके पास चैन टाइप सिस्टम हो, तो इसको बोलेंगे क्रॉलर टाइप। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉलर टाइप। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉलर टाइप। अब यहां पर अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आपने क्या किया, ये जो है आपके ये जो लगा हुआ है यहां पर, ये आपका क्या हो गया, क्रॉलर टाइप बुलडोजर। ये आपका क्या हो गया, क्रॉलर टाइप बुलडोजर। ठीक है, अब यहां पर अगर इस मटेरियल को हटा दें, इस मटेरियल को यहां से हटा दें, तो ये क्या हो जाता है, क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर हो जाता है। अगर हमने इतने इतने पार्ट को हटा दिया, अब इस पूरे पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, क्रॉलर टाइप बुलडोजर हो गया। यहां तक बात समझ में आई। चले दूसरी चीज, अब आपको बताना है व्हील टाइप। ये देखो व्हील टाइप, जहां पर आपके क्या हो, ऐसे व्हील्स बने हो, ऐसे व्हील्स बने हो, और व्हील्स के साथ क्या क्या है, आपने बुलडोजर को अटैच कर रखा है। ये क्या है, व्हील्स के साथ बुलडोजर को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। इसको हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्हील टाइप ट्रैक्टर हो जाएगा, जो जनरली आपने देखा भी होगा, आपने देखे भी होंगे, आपके आसपास के एरिया में आपको व्हील्ड टाइप या क्रॉलर टाइप दोनों देखने को मिल जाते हैं। अगर बड़े बड़े कामों में देखोगे तो वहां पर आपको क्रॉलर टाइप काम में लिए जाते हैं। उसका बेनिफिट देखेंगे, क्रॉलर टाइप क्यों काम में लिए जाते हैं। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बुलडोजर में क्या होता है कि यहां पर हमने बात कर लिया क्रॉलर टाइप क्या होता है और व्हील टाइप क्या होता है। इसके बाद में बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ब्लेड्स, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ब्लेड्स, तो बुलडोजर को दो टाइप से डिफाइन किया गया है। एक तो बुलडोजर की जो ब्लेड्स है, बुलडोजर की जो ब्लेड्स है, देखो ध्यान से, ये जो ब्लेड्स है, ये जो ब्लेड्स हैं, ये एक तो परपेंडिकुलर हो, ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक तरीका तो ये है, या इनकी जो ब्लेड्स है, ये जो ब्लेड्स लगी हुई है, यही तो करेगी मटेरियल को स्क्रैप, यही तो करेगी मटेरियल को स्क्रैप। तो ये जो ब्लेड्स है, ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये ब्लेड्स कैसी हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, या तो ये ब्लेड्स कैसी हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, या क्या हो सकती है, एंगल पे हो सकती है। जब ये एंगल पर होती है तो इसको क्या बोला जाता है, एंगल डोजर बोला जाता है। जब ये एंगल पर होती है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको एंगल डोजर बोला जाता है। तो यहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अगर ये एंगल पर होती है तो एंगल डोजर, और ये परपेंडिकुलर, यहां पर ब्लेड्स के बिहाफ पर हम इसका दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बुलडोजर इन विच द ब्लेड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट के डायरेक्शन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब मूवमेंट की डायरेक्शन अगर आपकी इस तरीके से है तो ब्लेड आपकी क्या होगी, सीधी इस तरीके से होगी। ठीक है, अब यहां तो एक तो सीधी हो गई, और एक दूसरी चीज क्या हो सकती है, एंगल डोजर इन विच द ब्लेड को
एक एंगल पर, पर्टिकुलर एंगल पर सेट कर दिया गया है जो आपका मूवमेंट की डायरेक्शन है उससे। जैसे मूवमेंट की डायरेक्शन ये थी, ब्लेड को हमने किस तरीके से सेट कर दिया, ब्लेड को हमने किसी एंगल पर सेट कर दिया इस तरीके से, ब्लेड को हमने किसी एंगल पर सेट कर दिया इस तरीके से। तो यहां पर अगर हम इसको बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, जैसे इस ब्लेड है, इस ब्लेड को हमने इस एंगल पर सेट कर दिया, इस एंगल पर इसको सेट कर दिया, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, यहां पर आपके पास दो टाइप की ब्लेड्स अवेलेबल होगी। फर्स्ट वन परपेंडिकुलर हो सकती है, सेकंड वन हम कह सकते हैं किसी एंगल पर हो गई। एंगल पर हो गई तो उसको एंगल डोजर बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, एंगल डोजर बोल देंगे। अब बेस्ड ऑन माउंटिंग, अब यहां पर आपके पास व्हील माउंटेड हो सकते हैं, क्रॉलर माउंटेड हो सकते हैं, बता दिया। जहां पर व्हील लगे हो तो उसको बोलेंगे व्हील माउंटेड बोल देंगे, और जहां पर क्रॉलर लगा हो तो उसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्रॉलर माउंटेड बोल देंगे। यहां तक की बात समझ में आई। तीसरा आपका, अगर उसको केबल से कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब जो कनेक्शन है, कनेक्शन को केबल से कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, केबल कंट्रोल्ड। और जो हाइड्रोलिकली कंट्रोल किया जा रहा है, जहां पर हाइड्रोलिक्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मतलब वहां पर क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर हाइड्रोलिक्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा रहा है, इस तरीके के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कनेक्शन। तो ये क्या हो गया आपके पास में, हाइड्रोलिक, ये कैसा हो गया। अब यहां पर इसका जो कनेक्शन है, यहां पर अगर केबल यूज ले ली जाती तो इसको क्या बोल देते, केबल कंट्रोल्ड बोल देते हैं। अभी इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिकली कंट्रोल या हाइड्रोलिक कंट्रोल बोल देंगे। तो ये आपके पास में दो टाइप के, मतलब बेसिकली मेजर 3 क्लासिफिकेशन होंगे। मेजरली आपके पास कितने क्लासिफिकेशन हो गए, 3 क्लासिफिकेशन हो गए बुलडोजर के। फर्स्ट वन पोजीशन ऑफ ब्लेड पर, एक पोजीशन ऑफ ब्लेड क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, किसी एंगल पर हो सकती है। दूसरा आपके पास में माउंटिंग, मतलब उसको माउंट कैसे किया गया, अगर उसको क्रॉलर पर माउंट किया गया तो उसको क्रॉलर टाइप बोल देंगे, अगर उसको व्हील पर माउंट किया गया तो व्हील टाइप बोल देंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने उसके कंट्रोल पर बात की, उसका जो हमने बुलडोजर लगा रखा है, बुलडोजर जो बना रखा है हमने, तो उसको जो माउंट कर रखा है वो किसके, उसको जो माउंटिंग का कंट्रोल है वो किसके बिहाफ पर है, अगर केबल के बिहाफ पर है तो केबल कंट्रोल्ड बोल देंगे, अगर हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड है तो हाइड्रोलिक्स के बिहाफ पर है तो हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड बोल देंगे उसको, ठीक है। अब यहां पर एप्लीकेशन की बात करते हैं बुलडोजर की। तो सबसे पहले स्प्रेडिंग द अर्थफिल, अर्थफिल जो आप एक जगह इकट्ठा कर देते हो उसको स्प्रेड करने के लिए काम आता है, उसको बिखेरने के लिए काम आता है, उसको ईच एंड एवरी डायरेक्शन में उसको क्या करने के लिए काम आता है, स्प्रेड करने के लिए काम आता है। फॉर ओपनिंग अप पायलट रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड रोकी टेरेन्स, मतलब आपके पास क्या है, जो माउंटेन्स या रोकी टेरेन अवेलेबल हो, जहां पर चट्टान हो या पहाड़ अवेलेबल हो, वहां पर आपको एक पायलट रोड का मतलब ये होता है, वहां पर एक आपको टेम्परेरी एक इवन सरफेस प्रोवाइड करता है जहां से आप मूवमेंट कर सकते हो। तो वहां से कैसे प्रोवाइड करेगा, उस मटेरियल को हटा के प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ब्लेड्स लगी रहती है, ब्लेड्स क्या करेगी, मटेरियल को कट करेगी और एक स्मूथ सरफेस वहां पर हमें प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए हम रीच आउट कर सके। तीसरा क्लियरिंग कंस्ट्रक्शन साइट को क्लियर करने के लिए, अब वहां पर कोई भी चीज इकट्ठा हो गई उसको ये क्या करेगा, मतलब वहां पर बिखरी हुई है उन सारी चीजों को ये क्या कर लेगा, इकट्ठा करके उसको हम इसके अंदर इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह इसको डिस्पोज कर सकते हैं। मेंटेनिंग होल रोड्स, ठीक है, जो आपके पास मेंटेनिंग होल रोड्स, ये पॉइंट तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, फोर्थ पॉइंट तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, फोर्थ पॉइंट हटा देना अभी, ठीक है। मेंटेनिंग होल रोड्स, हॉलिंग की हुई रोड्स को मेंटेन करने के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने देखा भी नहीं है। क्लियरिंग लैंड फ्रॉम द ट्रीज एंड स्टम्प्स, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, जैसे आपने पेड़ की कटिंग की तो वहां पर छोटे छोटे जो पेड़ रह गए जमीन के सरफेस के ऊपर या स्टम्प्स रह गए, उनको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। बैकफिलिंग ट्रेंचेज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स बाय ड्रैगिंग द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करते हैं, इनमें क्या करेंगे हम मटेरियल को, इसको ये किसी एंगल पर भी होता है, तो जब ये एंगल पर ब्लेड्स होती है तो वहां पर हम मटेरियल को क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं एक प्लेस से और दूसरे प्लेस पर हम उसको रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको काम में लिया जाता है। तो ये इसके बेसिकली 5 पर्पज हो गए, 5 एप्लीकेशंस हो गए जो आपको बुलडोजर की पता होनी चाहिए। तो बुलडोजर भी क्लियर हो गया आपके, बुलडोजर में कोई डाउट है, बुलडोजर में कोई डाउट है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं ट्रैक्टर पर, जल्दी बताओ बुलडोजर में कोई डाउट है।
नो डाउट। पढ़ना खुद को ही है वैसे भी, सारी पीपीटी को एक बार फिर से पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना, इस पीपीटी से याद हो जाएगा। डायग्राम सारे मेंशन्ड है और इसके प्रिंट आउट के लिए मैं आपको पूरी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, ट्रैक्टर। नेक्स्ट वन की हम बात करें ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर क्या होता है? मल्टीपर्पज मशीन होती है, यूज्ड मेनली फॉर पुलिंग एंड पुशिंग द अदर इक्विपमेंट। क्या होता है, एक या मतलब जो दूसरे इक्विपमेंट है, दूसरे जो इक्विपमेंट है उसमें उसको पुल करने के लिए या धक्का देने के लिए, या तो खींचने के लिए या हम क्या करते हैं, धक्का देने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका मेनली ट्रैक्टर का काम होता है। ट्रैक्टर में भी क्लासिफाइड एज क्रॉलर टाइप हो सकता है जहां पर ऐसी चैन लगी हो, दूसरा यहां पर क्या हो सकता है, व्हील टाइप हो सकता है। व्हील टाइप में क्या हो सकता है, यहां पर व्हील्स लगे हो। तो ये दो टाइप के आपके पास क्या होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं। दो टाइप के आपके पास क्या होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं। आगे से बुलडोजर को हटा दोगे, मतलब अगर इसके ऊपर से ये जो माउंटेड है, ये वाला सरफेस, ये वाला पार्ट अगर इसको हटा दोगे तो ये क्या बन जाता है, ट्रैक्टर बन जाता है। तो इस पार्ट को हटा देना, आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रैक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो देखो, क्रॉलर टाइप यूज्ड टू मूव बुलडोजर, स्क्रैपर्स। The crawler has a chain by which these tractors can be moved very efficiently even in the case of loose or muddy soil. Loose और muddy soil में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। अब देखो, इसमें इतनी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम इसके कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि इसका कंपेयर रिजल्ट क्या है। क्रॉलर टाइप होगा, स्लो स्पीड होगी क्योंकि वो चैन से बना है। क्रॉलर टाइप होगा, इसकी स्लो स्पीड होगी क्योंकि ये चैन से बना होता है। दूसरा, अगर मैं व्हील टाइप की बात करूं तो क्या होगी, उससे ज्यादा स्पीड मिलेगी। देखा होगा कि जो आपकी, अगर मैं कोई भी व्हील टाइप व्हीकल है और दूसरा है क्रॉलर टाइप, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या मिलेगी आपको, हमेशा कम मिलेगी। इसकी स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये मोर कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल एंड कैन हैंडल हैवियर जॉब्स, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है, इसकी अगर कॉन्टेक्ट एरिया की बात करूं तो ये क्या रहता है, इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है ये ज्यादा होता है। इसीलिए ये क्या कर सकता है, पावरफुल जॉब्स होती है या जो हैवी जॉब्स होती है, जहां पर पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉलर टाइप को प्रेफर करते हैं। दूसरा, इसका एरिया कम होता है, इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो यही होता है, यही होता है, कम होता है। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, कम प्रीफर करते हैं। मतलब ये कैन हैंडल ओनली लाइटर जॉब्स। ये कॉस्टली होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। ठीक, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इज हाई। भाई महंगा है तो महंगी चीज़ों का मेंटेनेंस क्या होता है, महंगा होता है। जैसे अगर मैं गाड़ी की बात करूं, एक ऑडी खरीदो और एक क्या बोलते हैं ऑल्टो खरीदो, तो किसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, ऑडी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। क्यों, महंगी है, उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटेनेंस होगा। स्टिक कंट्रोल फॉर स्टीयरिंग, यहां पर व्हील स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, मतलब पूरे के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। स्टिक होता है मतलब एक टाइप से कंट्रोल, अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंट्रोल होता है इसका, जो बहुत अच्छा होता है। जबकि व्हील स्टीयरिंग कंट्रोल के अंदर क्या होता है, यहां पर आपके ओवरटर्निंग के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें, मूव्स ऑन रफ रोड ओनली, मतलब इसको ये रफ रोड्स पर मूव कर सकता है। ये रफ रोड के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी रोड पर भी, स्मूथ रोड पर भी इसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, इसको कभी भी प्लेन रोड पर हम मूव नहीं करवाते, कभी भी नहीं देखोगे इसको प्लेन रोड पर मूव करवाया जाता है, बहुत रेयर केसेज में। यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, इसको छोटे कम डिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा। अगर इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है तो फिर हमें किसी दूसरे व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपने देखा होगा कि ये ट्रेन्स वगैरह में जाते रहते हैं, ट्रेन्स में अटैच होके जो मालगाड़ी रहती है उसमें अटैच होके आर्मी के जाते रहते हैं ना, जहां पर आपके में ये क्या बोलते हैं इसको, बॉम्ब्स वगैरह लगे रहते, बॉम्ब्स वगैरह इसके साथ अटैच रहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को तो मैं भूल गया हूँ उसका। रिक्वायर्स स्किलफुल ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, मतलब इसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो पर्सन होना चाहिए ऑपरेट करने वाला, वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, वो एक इंजीनियर कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेसर स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, मतलब कम स्किल वाला बंदा चलेगा, जो इंजीनियर कहीं भी सेट बैठ सकता है वो यहाँ पर चल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में भी हो गया। चलो अब बात करते हैं अर्थ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट। अर्थ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, अर्थ कॉम्पैक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। तो आपके पास अर्थ कॉम्पैक्शन के लिए देखो, बेसिकली कॉम्पैक्शन की नीड क्या होती है, कॉम्पैक्शन होता क्या है।
कॉम्पैक्शन जो भी आपका मटेरियल है उसमें से एयर को एक्सपेल आउट करना, एयर को एक्सपेल आउट करना, मतलब एयर को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल कंसोलिडेशन, इसको हम इनिशियल कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से रोलर्स काम में लिए जाते हैं, हमारे पास कॉम्पैक्शन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट आते हैं, आपने सोयल में भी देखा होगा, यहां भी देख लो। फर्स्ट वन स्मूथ व्हील रोलर, सिप फुट रोलर और न्यूमेटिक टाइप रोलर या न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स, इनको हम बोलते हैं। न्यूमेटिक टाइप भी बोला जाता है, न्यूमेटिक टायर्ड भी बोला जाता है। तो ये आपके पास में क्या होते हैं, 3 टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। अब इन तीनों की हम डिटेल देखने वाले हैं। अब देखो सिप फुट रोलर कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी सिप फुट होते हैं, कन्वर्टेबल होता है, टर्न फुट रोलर होते हैं, जहां पर इसके फुट क्या हो सकते हैं, टर्न हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपके पास में है। जो आपके कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट जो काम आते हैं वो आपके पास क्या आ गए, स्मूथ व्हील रोलर काम आ गया, फिर सिप फुट रोलर काम आ गया, फिर न्यूमेटिक टाइप हो गया। मेजरली आपको 3 ही क्लासिफिकेशन याद रखने हैं। फर्स्ट वन अगर हम चलें, स्मूथ व्हील में क्या होते हैं, प्लेन स्टील रोलर्स होते हैं जनरली, ये देखो ये रहा आपके पास में प्लेन स्टील रोलर्स होते हैं। अगर हमें हैवियर कॉम्पैक्शन करना है तो ये जो क्या रहते हैं, ब्लैंक जो ड्रम्स रहते हैं, इसमें हम मटेरियल फिल करके इसका लोड बढ़ा के हैवियर कॉम्पैक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, वेट इनका क्या होता है, वेट इनका 5 to 15 टन होता है। फिर यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी रोलिंग वर्क वेयर डीप कॉम्पैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको ऑर्डिनरी रोलिंग वर्क के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपको डीप कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जनरली रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ठीक है, दीज रोलर्स में हैव 1 फ्रंट एंड 2 रियर व्हील्स, देखो एक फ्रंट व्हील और 2 रियर व्हील, एक इस साइड हो गया और एक पीछे वाला हो गया, दूसरा दिख नहीं रहा है ना, 3 व्हील होते हैं, मान गए ना। चलो, द रियर व्हील्स बीइंग यूजुअली लार्जर इन डायमीटर एंड द फ्रंट वन बीइंग वाइडर, मतलब फ्रंट वन को वाइडर रखा जाता है, जो क्या करता है, अब देखो ध्यान से, 3 व्हील होते हैं ना, ये आपके पास में, ये तो क्या करता है, आपके जो सेंट्रल एरिया है उसका कॉम्पैक्शन करते हुए चलते हैं। ये जो है आपका, ये जो साइड का एरिया है, साइड का एरिया उसको कॉम्पैक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो, वेट ऑफ रोलर्स में बी इंक्रीज बाय फिलिंग वाटर और सैंड बैलास्ट इन होलो सिलेंडर, इसके अंदर वाटर फिल करके या सैंड बैलास्ट फिल करके हम इसका वेट बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें हेवियर कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। दीज रोलर्स आर इफेक्टिव इन कॉम्पैक्टिंग ग्रैनुलर सोयल सच एज सैंड, ग्रेवल एंड क्रश स्टोन, मतलब इस जगह ही काम आता है जहां पर आपके पास सैंड हो, ग्रेवल हो, क्रश स्टोन हो, इस जगह ही आपके पास काम आता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, सिप फुट रोलर, सिप फुट रोलर देख लो, कुछ इस तरीके का होता है सिप फुट रोलर। तो यहां पर आपके पास में ये जो होता है, ये आपका रोलिंग इक्विपमेंट है, ये आपका किस लिए काम आता है, ये आपके कॉम्पैक्शन के लिए काम आता है। ये आपका रोलिंग इक्विपमेंट है जो किसके लिए काम आ रहा है, बेसिकली कॉम्पैक्शन के लिए काम आ रहा है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फॉर कॉम्पैक्टिंग अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल वेयर कॉम्पैक्शन डीप इनटू द लेयर ऑफ द अर्थ इज रिक्वायर्ड, मतलब जहां पर हमें डिफरेंट जो लेयर्स है उसमें कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दीज गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन कॉम्पैक्शन, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देता है कॉम्पैक्शन में व्हेन द सॉइल इज क्ले और प्रीडोमिनेंटली कोहेजिव एंड इम्परवियस सॉइल है, मतलब अगर क्ले है, इम्परवियस सॉइल है, तो उस जगह आपको अच्छा रिजल्ट देता है। द सिप फुट रोलर्स में वेट अप टू 15 टन और मोर, जो सिप फुट रोलर होता है उसका जो आपका प्रीवियस रोलर था, कौन सा था, स्मूथ व्हील्ड रोलर था, उससे वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, 15 टन और मोर होता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 25 kmph मैक्सिमम स्पीड होती है। तो यहां पर इसको जनरली 25 kmph स्पीड से इसको रन किया जाता है। ठीक है, एज रोलर मूव्स over the surface the feet penetrate the soil to produce a kneading action and a pressure to mix and compact the soil from bottom to top layer, मतलब क्या करता है, ये एक kneading action करता है। kneading action का मतलब आटा गूंथने की प्रोसेस सबने देखी होगी, घर पर आटा गूंथते हैं तो ये प्रोसेस तो सबने देखी होगी। हम क्या करते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती है उससे हम प्रेशर लगाते हैं उस पर,
प्रेशर लगाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल पर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं। तो जो नीडिंग एक्शन है उसके थ्रू क्या होता है, यहां पर प्रेशर ट्रांसफर होता है, जो आपकी सोइल को टॉप से लेके बॉटम लेयर तक कॉम्पैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, विद रिपीटेटेड पासेज ऑफ द रोलर द पेनिट्रेशन ऑफ फीट डिक्रीजेज। मतलब अगर नंबर ऑफ रिपीटेशंस ले आए, नंबर ऑफ रिपीटेशंस आपने किए रोलर के, तो आपके पास हर बार आपको ये देखने को मिलेगा, प्रीवियसली अगर 10 mm का पेनिट्रेशन था तो नेक्स्ट राउंड में आपका ये पेनिट्रेशन 9 mm और उसके नेक्स्ट राउंड में आपका पेनिट्रेशन 8 mm। तो ये मतलब पेनिट्रेशन की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाएगी, मतलब आपकी जो सोयल है वो कॉम्पैक्ट होती जा रही है। मतलब पेनिट्रेशन वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। पेनिट्रेशन जो इसका है, पेनिट्रेशन फीट का, वो डिक्रीज होता जाता है। ये आपका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, सिप फुट रोलर। अब बात आती है न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर कुछ इस तरीके के होते हैं, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर कुछ इस तरीके के होते हैं। क्लियर। अब यहां पर आपके पास क्या काम आता है, इट कंसिस्ट ए बेस और ए प्लेटफॉर्म माउंटेड बिटवीन टू एक्सल। मतलब ये क्या होता है, ये एक बेस या प्लेटफॉर्म रखते हैं, माउंट किया जाता है दो एक्सल के बीच में, द रियर ऑफ विच हैज वन मोर व्हील देन फ्रंट। मतलब जो रियर पार्ट होता है उसमें फ्रंट से एक ज्यादा व्हील अवेलेबल होता है। ठीक है। अब मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन्ड सोयल एंड वेल ग्रेडेड सैंड। मतलब फाइन सोयल के लिए, फाइन ग्रेन्ड सोयल के लिए या वेल ग्रेडेड सैंड के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। बेलास्टिंग इज डन इज यूजिंग आइदर वाटर, सैंड और पिग आयरन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्फ वेट। मतलब बेलास्टिंग इज डन यूजिंग आइदर वाटर, सैंड और पिग आयरन। मतलब आप इन तीनों में से कोई भी मटेरियल काम में ले सकते हो जिससे इसका क्या हो, सेल्फ वेट बढ़ जाए, और सेल्फ वेट बढ़ जाएगा मतलब कॉम्पैक्शन अच्छा होगा यहां पर। चलो, मेजर एडवांटेज आर द एबिलिटी टू कंट्रोल द ग्राउंड कॉन्टैक्ट प्रेशर बाई। देखो क्या हो सकता है इसमें, आप ग्राउंड वाटर का मतलब यहां पर जो ग्राउंड के साथ में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर आ रहा है आपका, उसको यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो। उसका वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, पहली चीज ऑल्टरिंग द वेट ऑफ मशीन। मतलब वेट, मशीन का जो वेट है उसको ऑल्टर करके, मतलब उसको वेरी करवा के आप क्या कर सकते हो, यहां पर इसके जो भी जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है उसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हो। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हील्स, व्हील्स को इंक्रीज करके भी आप चेंज कर सकते हो। इंक्रीजिंग द टायर विड्थ, टायर विड्थ को इंक्रीज करके भी आप कर सकते हो। मतलब बेसिकली 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, यहां पर कॉन्टैक्ट प्रेशर को क्या करा सकते हो, वेरी करवा सकते हो। नेक्स्ट वन अगर बात करें, चेंजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द टायर बाई ऑल्टरिंग द कॉन्टैक्ट प्रेशर। मतलब क्या होगा, आपने विड्थ चेंज की तो मतलब कॉन्टैक्ट एरिया क्या करेगा, वेरी करेगा। विड्थ चेंज की, कॉन्टैक्ट एरिया क्या करेगा, वेरी करेगा, जिससे कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया डिवाइड बाई एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप डिपेंड करता है, नंबर ऑफ व्हील्स बढ़ा रहे हो तो भी आपका एरिया बढ़ गया, अगर आप वेट इंक्रीज कर रहे हो तो भी आपका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप वेट अप्लाई करोगे टायर पर प्रेशर उतना ही आएगा, टायर पर उतना ही प्रेशर आएगा तो वो उतने ही ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टायर उतना ही वाइड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, ये आपके सामने न्यूमेटिक टाइप हो गया। ठीक है, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर हो गया। अब बात करते हैं, यहां पर आपके प्रीवियसली कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट भी खत्म हो जाते हैं। कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट में कोई डाउट है, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट में कोई डाउट है, मोहित क्लास में नहीं हो क्या, मोहित पूछ रहे हैं क्लास क्यों नहीं चल रही। 1 घंटा हो गया भाई चलते हुए, लगभग, हाँ 1 घंटा हो गया, 52 मिनट। क्लियर है यहां तक, हाँ कुछ भी डाउट नहीं क्योंकि सारा पढ़ रखा है पहले से। वैसे इस पीपीटी को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है
हमारे यहाँ के, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस पीपीटी को इतने कम टाइम में तैयार किया गया है। मैंने तो इस पीपीटी को बहुत बाद में देखा है, मैंने तो सिर्फ एक दिन बोला था कि इस पीपीटी को तैयार करना है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे, तो उन्होंने इस पीपीटी को सिर्फ एक दिन में तैयार करके दिया है कि एक ही दिन में सारे इक्विपमेंट खत्म हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई इक्विपमेंट बाकी नहीं रहे। मेन जितने भी एग्जाम आते हैं उन सब में देखोगे तो उन सब के इक्विपमेंट को मेंशन करके इस पीपीटी को बनाया गया है। ठीक, चलो अब बात करते हैं हॉलिंग इक्विपमेंट। हॉलिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। हॉलिंग का पर्पज क्या हो गया? आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए काम आता है। इनको हॉलिंग इक्विपमेंट बोल देंगे। इनको क्या बोल देंगे? हॉलिंग इक्विपमेंट बोल देंगे, या सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? हॉलर्स बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? हॉलर्स बोल सकते हैं। अगर रोलर खराब हो जाए तो कैसे बनाएंगे? मतलब कौन सा रोलर खराब करना है, कौन सा रोलर खराब करना है, ये पहले ये बताओ सूर्यवंत। पहले आप ये डिसाइड करो कौन सा रोलर खराब करना है, ठीक है? फिर हम उसको डिसाइड करेंगे उसको ठीक कैसे करेंगे। हॉलर्स में भी ऑपरेट ऑन द रोडवेज और रेलवेज। मतलब आप जो हॉलर्स होते हैं, जो इसको कैरी करने का काम करता है, वो रोडवेज के इक्विपमेंट भी कर सकते हैं, रेलवेज के भी कर सकते हैं। मतलब रेलगाड़ी के थ्रू भी कर सकते हो या रोडवेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। रोड रोलर मतलब तुम इसकी बात कर रहे हो। इसमें खराब क्या होगा मुझे बताना। इसमें क्या कहना चाह रहे हो, क्या खराब हो जाए? जैसे इसमें से क्या खराब हो जाए? ये रोलर खराब हो गया, ये देखो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये रोलर खराब हो गया, या ये कनेक्शन खराब हो गया, या ये आप चला रहे थे इस रोलर को और पहिए निकल गए, आप नीचे जमीन पर बैठ गए, कौन सा काम हो गया? किस तरीके की खराबी? ठीक है, किस तरीके की खराबी है वो बताओ। हाँ यहां तक ना अपन। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कैरिएज एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ। जो आपने अर्थ को एक्सकेवेट किया, जो मिट्टी को बाहर निकाला है, मिट्टी को बाहर निकाला है, तो आपने अर्थ को एक्सकेवेट किया है। एक्सकेवेट करने के बाद में आपको उसको क्या करना होगा? कैरी करना होगा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह रखना होगा, या डिस्पोज करना होगा। तो उस जगह की बात कर रहे हैं। मतलब उस टाइप के वर्क में भी हमारे पास क्या आ जाते हैं? हॉलिंग इक्विपमेंट काम आ जाते हैं। हॉलेज ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मतलब एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, उसको हॉल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पर क्रॉलर टाइप दे रखा हो तो क्रॉलर टाइप को हम शॉर्ट डिस्टेंस में काम में लेते हैं, बट अगर किसी दूसरी सिटी में ले जाना हो तो हम उसको हॉलिंग इक्विपमेंट की हेल्प से ले जा सकते हैं। खट्टा मीठा मूवी में खराब हुआ था ना सर रोलर। अवधेश भाई ये तो आपने ही देखी होगी खट्टा मीठा मूवी, कौन सी है और उसमें कहाँ रोलर खराब हुआ था? इतना ध्यान से सब्जेक्ट पढ़ लो, मूवी में कुछ नहीं रखा। जैसे सचिन टिचकुले का रोलर खराब हो गया था, वैसे कुछ खराबी। अब भाई सचिन टिचकुले कौन है? है ना? उसके लिए काम करना, उसके लिए क्या करना, जो आपका दोस्त हो ना मैकेनिकल इंजीनियर, उसको फ़ोन कर लेना, ठीक है? एक मिस्त्री को बुला लेना, वो ठीक कर देगा। जो मैकेनिक होता है ना, वो ठीक कर देगा। अगर उससे भी ठीक नहीं हो तो खुद करने लग जाना, इतना काम तो खुद भी कर सकते हो। इंजीनियर हो ना, कुछ भी कर सकता है एक इंजीनियर। चलो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डंपिंग। आपका मेथड ऑफ डंपिंग क्या है? अब देखो मेथड ऑफ डंपिंग में आपके पहला आता है डंप ट्रक। पहला क्या आता है आपका? डंप ट्रक। दूसरा आपका क्या क्लासिफिकेशन आएगा? डंपर्स। दूसरा क्या क्लासिफिकेशन आएगा? डंपर्स। अब देखो डंप ट्रक है, इसमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है, इसमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है। ये इतनी ज्यादा जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको सिंपल सा बता देता हूं। ये जो डंप ट्रक है, डंप ट्रक है, इसमें हमने पहला कौन सा क्लासिफिकेशन किया? साइड या रियर डंप ट्रक। दूसरा है बॉटम। अब भाई डंप करना है किसी चीज को उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक प्लेस पर दूसरे प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो या तो हम साइड से कर सकते हैं या रियर से कर सकते हैं। तो भाई साइड से अगर किसी चीज को डंप कर रहा है तो साइड डंपर हो गया। रियर से कर रहा है मतलब ये वाला जो इसका ये वाला जो पार्ट है,
इसको ओपन कर दिया और यहां पर जो मटेरियल फिल था ये क्या हो गया, ऐसे डंप हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, रियर डंपर बोल देंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब बॉटम डंपर क्या होता है, ये क्या रहता है, इसको बॉटम से ओपन कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, बॉटम से ओपन कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये पूरा भरा हुआ रहता है, इसको डंप करने के लिए क्या किया जाता है, इसको बॉटम से ओपन कर दिया जाता है और इसका मूवमेंट करवाया जाता है, इसका मूवमेंट करवाया जाता है, तो इसको हम बोल देंगे बॉटम डंपर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब देखो ध्यान से, काम कहां कहां आते हैं। अगर मैं साइड या रियर की बात करूं, साइड या रियर की बात करूं, दीज ट्रक्स आर सुटेबल फॉर यूज्ड इन हॉलिंग वेट क्ले, सैंड, ग्रेवल, क्वेरी रॉक्स, मतलब जो आपकी खान में जो रॉक्स निकालते हो, जो चट्टान निकालते हो, जो पत्थर निकालते हो, उसको कैरी करने के लिए काम आता है। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो इक्विपमेंट है, ये जो इक्विपमेंट है, आप यहां पर सैंड, ग्रेवल, ड्राई अर्थ, हार्ड क्ले, इन सबको यहां पर काम में ले सकते हो। ठीक है, इनके लिए काम आ जाता है। बस ये दो या तीन पॉइंट आपको याद रखने किसके लिए काम आता है। यहां से यही चीज पूछी जाती है, यहां से आपके पास में यही चीज पूछी जाती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें डंपर्स की, ठीक है, हाई स्पीड न्यूमेटिक व्हील्ड ट्रक्स, हाई स्पीड न्यूमेटिक व्हील्ड ट्रक्स, ये डंपर्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, डंपर्स बोला जाता है। इनमें जो टायर्स जो होते हैं, ये न्यूमेटिक, जो आपका न्यूमेटिक टाइप एक्शन था ना, न्यूमेटिक टाइप एक्शन था, उसकी तरह काम करते हैं। ठीक है। शॉर्ट चैसिस होती है इनकी चैसिस क्या होती है, इनकी जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, यहाँ पर जो अवेलेबल होता है, हाइड्रोलिक जैक अवेलेबल होता है, ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। फिर लोडिंग, होलिंग एंड डंपिंग इज डन वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट। भाई छोटी डिस्टेंस पे काम करना है, डंपिंग बहुत फास्ट होती है, कम इसका वॉल्यूम, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तो इसको फिल करने में भी टाइम कम लगेगा। ठीक है। यहां पर डंपिंग बहुत फास्ट कर सकते हो, होलिंग बहुत फास्ट कर सकते हो, क्योंकि वेट कम है, वेट कम है तो होलिंग फास्ट हो जाएगी। लोडिंग बहुत जल्दी हो सकती है। सूटेबल फॉर शॉर्ट होल्स ऑन रफ रोड्स, रफ रोड्स पे काम में लेते हैं, बट छोटी डिस्टेंस में इसको काम में लिया जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस में इसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम चीजें हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्ट से मैच कर रही है। हाइड्रोलिक मशीन में ये कब पढ़ाया जाता है सूर्यवंत, हाइड्रोलिक मशीन में ये पढ़ाया जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि हाइड्रोलिक मशीन में इसकी रिक्वायरमेंट है कहीं भी। स्पेशली वेयर ए सटल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको किसी चीज को बंद करना है, मतलब आपको उसको क्लोज करना है, आज के दिन का काम क्लोज करना है, वहां पर आपको फटाफट जल्दी में काम खत्म करना है, तो उस जगह हम इसको प्रीफर करते हैं, डंपर्स को। ठीक है। ये आपके डंपर्स हो गए। बॉटम डंप ट्रक हो गया, साइड और रियर डंप ट्रक हो गया, डंप ट्रक। ये आपके हॉलिंग इक्विपमेंट हो गए, हॉलिंग इक्विपमेंट हो गए। ठीक है। बीएमसी में पढ़ा है क्या? बीएमसी में पढ़ा है तो मैं बंद कर देता हूं। हाँ, अब हमारे डंपर्स हो गए, अब हम होस्टिंग इक्विपमेंट पे आए, है ना। फिर है अपना क्रेन व्रेन, तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधा डायग्राम से बताऊंगा क्या होता है, थ्योरी पढ़ते रहना क्रेन व्रेन की। कन्वेयर, कंक्रीट में पढ़ रखा है तुमने, बॉल मिल, रोड मिल, कंक्रीट प्रोडक्शन यूनिट, ये सारा पढ़ रखा है। पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट। चलो अब देखो आगे के पार्ट को। हाँ, आगे के पार्ट को हम देखते हैं, होस्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है। देखो क्या दे रखा है, होस्टिंग इज लिफ्टिंग ए वेट फ्रॉम वन लोकेशन एंड मूविंग इट टू अनदर लोकेशन विच इज एट ए रीजनेबल डिस्टेंस, मतलब रीजनेबल डिस्टेंस तक हमें अगर किसी इक्विपमेंट को या किसी भी वेट को लिफ्ट करना है, उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, होस्टिंग इक्विपमेंट काम में लेते हैं। जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है, रिक्वायर्ड होस्टिंग इक्विपमेंट। आपको जब भी डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग करवानी है, उसको हम क्या कहते हैं, वहां पर हम इसको काम में लेते हैं। होस्टिंग इक्विपमेंट इंक्लूड्स जैक, विंचेज, चैन होइस्ट एंड क्रेन्स, मतलब चार चीज होती है आपके पास में, क्रेन होती है, चैन होइस्ट होता है, विंचेज होता है, जैक होता है। पार्ट्स याद नहीं रखने। क्रेन इज द ओनली सिंगल मशीन विच एज ए सिंगल पीस इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ ए वेट। क्रेन एक ऐसी सिंगल मशीन होती है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, 3 डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है, वर्टिकल मूवमेंट करना है, आपको एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, तो वो प्रोवाइड करती है।
मतलब 3 डायरेक्शनल मूवमेंट करती है। यहाँ पर चलो, क्रेन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्टेशनरी या डायरेक्ट क्रेन, मोबाइल क्रेन, ओवरहेड या गैंट्री क्रेन्स, ट्रैवलर क्रेन्स या टावर क्रेन्स। देखो इन सबको डायग्राम से देखोगे जल्दी याद रहेगा, थ्योरी रटोगे कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो देखना, डायरेक्ट क्रेन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट क्रेन दिखती कैसी है, मोबाइल क्रेन दिखती कैसी है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर एक ही जगह माउंट की हुई, एक ही जगह माउंट की हुई क्रेन दिख रही है, ये आपकी डायरेक्ट क्रेन होती है। ये किसी व्हीकल पर माउंटेड होती है, मतलब कॉल किया आपके पास, जैसे बिजली वाले आ जाते हैं किसी भी पोल के ऊपर, आजकल आपने देखा होगा, तो वो कौन सी क्रेन काम में लेते हैं, वो मोबाइल क्रेन काम में लेते हैं। वो कौन सी काम में लेते हैं, वो मोबाइल क्रेन काम में लेते हैं। ये क्या हो गया, ये आपकी डायरेक्ट क्रेन हो गई। ये आपकी कौन सी क्रेन हो गई, ये आपकी डायरेक्ट क्रेन हो गई। तो मतलब आपके पास डायरेक्ट क्रेन हो गई और एक मोबाइल क्रेन हो गई। हाँ देखे नहीं है, अब देखें, ये तो देखें, ये तो देखें क्रेन कैसा होता है। ये आपकी क्या हो गई, मोबाइल क्रेन। ये क्या हो गई, आपकी डायरेक्ट क्रेन हो गई, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो किसी भी मेजर सिटी में चले जाना जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम चल रहा हो, वहां पर आपको एक क्रेन देखने को मिल जाएगी, उसका भी बताते हैं अभी। ये मोबाइल क्रेन हो गई। अब आपके पास ये देखो, आपने जहां पर भी स्टोन की कटिंग होती है, जहां पर भी स्टोन की कटिंग होती है, वहां पर आपको क्या मिल जाता है, वहां पर आपको गैंट्री क्रेन्स देखने को मिल जाती है। गैंट्री क्रेन्स क्या करती है, आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट करती है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट कराती है। तो ये इस टाइप की जो क्रेन आपको देखने को मिलेगी, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है गर्डर के थ्रू, जो आपके हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए काम आता है। इसको हम बोलते हैं गैंट्री क्रेन्स। अगर हम उसके बाद बात करें तो ये जो होती है आपके पास में, ये होती है टावर क्रेन्स। ये क्या होती है, टावर क्रेन्स होती है। ये आप किसी भी मेजर सिटी में चले जाना जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम चल रहा हो, जहां पर 10-15 फ्लोर 20 फ्लोर का काम चल रहा हो, वहां पर एक टावर क्रेन परमानेंटली स्टैब्लिश कर दी जाती है जब तक काम चलता रहता है उसके लिए। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये इसका अरेंजमेंट अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट होता है, इसकी लेंथ कम होती है, इस वाले दूसरी जो पार्ट होता है इसका ऑपोजिट साइड का, इस पार्ट की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो क्रेन का रनवे होता है, यहाँ पर ऑपरेटर्स का जो कैबिन होता है वो यहाँ बैठा रहता है, वो यहाँ बैठ के देखता रहता है, इस साइड पे उसको बिठाया जाता है, ठीक है। वो यहाँ बैठ के देखता रहता है। अब इसको मटेरियल को अगर शॉर्ट डिस्टेंस से लिफ्ट करना है तो यहाँ पर आपको इस पार्ट से कर सकते हो, अदरवाइज लॉन्ग डिस्टेंस से लिफ्ट करना है तो आप इससे कर सकते हो। इस पार्ट से हम काम कभी नहीं करते हैं, ऑलवेज यहाँ पर जो हुक लगा रहता है इसी से मटेरियल लिफ्ट करते हैं। ये सिर्फ इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर काम आता है। ये इसको किस लिए काम आता है, काउंटर बैलेंस करने के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर है। ये आपके पास में 4 टाइप की क्रेन हो गई। अब बात आती है, एक आती है ट्रैवलिंग क्रेन। ट्रैवलिंग क्रेन जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, ब्रिज क्रेन भी बोल सकते हैं इसको, स्टैटिक क्रेन नहीं बोलते। इस क्रेन को हम मूवमेंट करा सकते हैं। मूवमेंट करा सकते हैं कैसे, अगर हम किसी साइट पर काम कर रहे हैं और हमें शॉर्ट डिस्टेंस में हमें मूवमेंट कराना है तो ये बाकी जितनी भी क्रेन बताइए, जैसे मोबाइल क्रेन हो गई, उसकी एक हाइट लिमिट फिक्स होती है। जबकि अगर मैं बात करूं यही टावर क्रेन को अगर मैं यहां पर फिक्स नहीं करूं, यहां पर इस पार्ट को मैं फिक्स नहीं करते हैं, तो इस क्रेन को अगर ये मूवेबल है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम ट्रैवलर क्रेन बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रैवलर क्रेन बोल देंगे। ये आपके पास में 5 टाइप की क्रेन हो गई। अब बात करते हैं इनकी थ्योरी की, बात कर लेते हैं। डायरेक्ट क्रेन क्या होती है, मोबाइल क्रेन क्या होती है। डायरेक्ट क्रेन कंसिस्ट ऑफ ए मास्ट, ए बूम एंड ए बुल व्हील ऑन विच द बूम रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये क्या रहता है, ये इसके ऊपर देखो, ये एक पुली के साथ अरेंजमेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक पुली के साथ अरेंजमेंट है। यहां पर ये क्या करता है, यहां पर जो अरेंजमेंट रहता है इसका, ये वाला जो अरेंजमेंट है यहां पे इसका, इसके थ्रू ये क्या करता है, इसको रोटेट करवा सकते हो। इसको क्या करा सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। फिर ट्रक क्रेन हैव, अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, डीजल ऑपरेटेड एंड डीजल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। मतलब इसके बेस्ड ऑन ऑपरेशन हम इसको 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर दें, या डीजल से कर दें, या डीजल इलेक्ट्रिसिटी से कर दें।
या हम डीजल इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। द बूम कैन रिवॉल्व थ्रो 360 डिग्री। जो बूम होता है इसका, वो आपका रिवॉल्व, जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका 360 डिग्री से रोटेट करवा सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें, दिस क्रेन इज यूज्ड फॉर हैवी लोड्स अप टू 200 टन। इसको कहां तक काम में ले सकते हैं? 200 टन तक इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, दीज क्रेन्स आर माउंटेड ऑन मोबाइल यूनिट्स। मोबाइल यूनिट्स का मतलब किसी व्हीकल पर इसको माउंट कर दिया जाता है, विच इज आइदर क्रॉलर टाइप हो सकता है, व्हील टाइप हो सकता है। ट्रक क्रेन्स हैव हाई मोबिलिटी वाइल द क्रॉलर माउंटेड क्रेन्स मूव स्लोली। मतलब ट्रक क्रेन जो होती है वो आपके क्या हो सकती है, जो भी आपकी व्हील बेस्ड जो क्रेन होती है वो इजीली किसी भी प्लेस पर जल्दी पहुंच सकती है, जबकि क्रॉलर बेस्ड क्या होती है, वो बहुत स्लोली मूव करती है, उसकी स्पीड कम होती है, लेसर स्पीड होती है। क्रॉलर माउंटेड क्रेन्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन रफ टेरेन। मतलब क्रॉलर माउंटेड होगी तो उसको सिर्फ आप कहां पर मूव करा सकते हो? रफ टेरेन पे मूव करा सकते हो, उसको स्मूथ सरफेस पर मूव नहीं करवा सकते। इसीलिए मोस्टली जब आप प्रेफर देखते हो तो मोबाइल क्रेन जो होती है वो आपकी किस पर बनाई जाती है? वो जनरली किस पर बनाई जाती है? व्हील पर बनाई जाती है। जनरली व्हील यूनिट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, ओवरहेड और गैंट्री क्रेन्स। गैंट्री क्रेन्स का तो काम ही क्या होता है? हाई लोड को कैरी करना। आपने डिजाइन भी किया गैंट्री गर्डर। तो लार्ज सर्विस एरिया, इसका सर्विस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है। फ्रीडम फ्रॉम फ्लोर ऑब्स्ट्रक्शन एंड 3-वे मोबिलिटी। ये तीनों डायरेक्शन में आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। वाइडली यूज्ड इन इरेक्शन, फाउंड्री, स्टील प्लांट्स, किसी भी प्लांट में इसको काम में लिया जाता है। स्टोरेज यूनिट में इधर से उधर जहां पर भी स्टोरेज का काम है वहां पर हम इसको प्रेफर किया जाता है। या फिर इंडस्ट्रियल वर्क, अगर यहां पर हम स्टोन क्वेरी या जहां पर स्टोन की कटिंग होती है वहां पर भी इसका यूज आप फ्रीक्वेंटली देख लोगे। दीज टाइप ऑफ क्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, दैट द ब्रिज एंड द क्रैब। बताने की जरूरत नहीं है, स्टील में पड़ रखा है ब्रिज और क्रैब सारी चीजें। द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 मेन गर्डर्स फिक्स्ड एट देयर एंड एंड कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन गैंट्री गर्डर्स। मतलब क्या रहते हैं? 2 मेन गर्डर फिक्स कर दिए जाते हैं इसके एंड पर, जिससे द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 मेन गर्डर फिक्स्ड एट देयर एंड, मतलब दोनों गर्डर को एंड पर फिक्स कर दिया जाता है और कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन गैंट्री गर्डर, वो क्या कर सकते हैं? गैंट्री गर्डर पर मूव कर सकते हैं। ठीक है। ब्रिज जो है, इसका ब्रिज जो बनाया जाता है वो गैंट्री गर्डर पर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। द क्रैब कंसिस्ट ऑफ द होस्टिंग गियर माउंटेड ऑन ए फ्रेम। मतलब जो क्रैब पार्ट होता है वो आपका क्या करता है? उसके पास एक होस्टिंग इक्विपमेंट होता है। ये आपका क्रैब पार्ट हो गया जिसके पास एक होस्टिंग इक्विपमेंट होता है, जो आपके पास क्या करता है? ट्रॉली लगी रहती है जो आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट प्रोवाइड करती है। The frame itself is mounted on another set of wheels and capable of traveling across the main girder. मतलब यहाँ पर जो फ्रेम है इसके पास क्या रहता है? अनदर सेट ऑफ व्हील्स अवेलेबल रहते हैं। ये जो फ्रेम्स है आपकी, उसके पास भी आपके पास में क्या रहते हैं? व्हील्स अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए जो फ्रेम आपने सेट की है वो भी आपकी आगे पीछे डायरेक्शन में मूव करती रहती है। और ये आपका आगे पीछे डायरेक्शन में, ये तो हॉरिजॉन्टल ऐसे डायरेक्शन में हो गया। ये आपका क्या काम करता है? ये आपका लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए काम आता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? ये लो आपका गैंट्री गर्डर। ट्रैवलर क्रेन क्या हो गई? ट्रैवलिंग और ब्रिज क्रेन्स हैव देयर क्रैब्स मूविंग। क्रैब क्या होगा? इनका मूविंग कंडीशन में होगा। ऑन गर्डर्स विच आर सपोर्टेड ऑन लेग्स इंस्टेड ऑफ ऑन ओवरहेड गैंट्री ट्रैक्स एज यूज्ड इन ओवरहेड क्रेन्स। दीज लेग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन ट्रैक्स लेड ऑन द फ्लोर। मतलब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना, जिस लेग्स पर ये सपोर्टेड होती है वो लेग्स क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मूव कर सकते हैं। जिस लेग्स पर ये सपोर्टेड होती है वो लेग्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आपके मूव कर सकते हैं। तो आपके पास उस टाइप की क्रेन को क्या बोल दिया जाएगा? ट्रैवलर क्रेन बोल दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, टावर क्रेन। टावर क्रेन क्या होती है? एक्चुअली ये डेरिक क्रेन माउंटेड ऑन ए स्टील टावर। इसको हमने किस पर माउंट कर दिया? स्टील टावर पर माउंट कर दिया। एक टाइप की डेरिक क्रेन ही होती है। ठीक है। टावर क्रेन्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग। रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर असेंबली ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स विद स्टील स्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्रियल प्लांट में हम इसको क्या करते हैं? असेंबल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्लांट में हम क्या करते हैं? इसको असेंबल करते हैं विद स्टील स्ट्रक्चर के साथ में।
द मेन पार्ट ऑफ द टावर क्रेन आर अंडर कैरीज, स्लोइंग प्लेटफॉर्म, टावर विद ऑपरेटर्स कैबिन एंड जिब्स, ये सारे पार्ट होते हैं। द टावर हैज ए ट्रस स्ट्रक्चर वेल्डेड फ्रॉम स्टील बार्स एंड चैनल्स। मतलब क्या होता है, जो टावर होते हैं वो आपके एक टाइप के स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको ट्रस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, बेंडिंग क्या होती है, जीरो होती है, जिनमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आता। एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट बहुत कम आता है। बेंडिंग मोमेंट आता है क्यों? बेंडिंग मोमेंट कब नहीं आएगा? जब वहां पर हिंज होगा। यहां पर हमने क्या बोला, वेल्डेड बोल दिया, यहां पर हमने क्या बोल दिया, वेल्डेड है, तो स्मॉल अमाउंट का आता है, उतना हम रेजिस्टेंस उसमें प्रोवाइड करते हैं, उतना हम रेजिस्टेंस उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये आपका हो गया टावर क्रेन हो गया। चलें आगे, ये आपका क्या हो गया, ये कौन से इक्विपमेंट हो गए, ये आपके होस्टिंग इक्विपमेंट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास कन्वेइंग इक्विपमेंट। अब कन्वेइंग का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वे करवा सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, बट आपकी जो इक्विपमेंट है वो फिक्स रहेगा। अगर इक्विपमेंट आपका फिक्स है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मूवमेंट करा रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, कन्वेयर बोलोगे। उसको क्या बोल रहे हो, कन्वे कर रहे हो। बात समझ में आ गई? अगर आप यही वर्टिकल डायरेक्शन में बात करोगे, अगर आप यही आपका मटेरियल, आपका जो पार्ट है, आपका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, या आपका जो यहाँ पर आप इक्विपमेंट काम में ले रहे हो वो स्टैब्लिश है, बट आप वर्टिकल डायरेक्शन में इसको लिफ्ट करा रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, उसको यहाँ पर आप बोलते हो एलिवेटर। उसको आप यहाँ पर क्या बोलते हो, एलिवेटर बोला जाता है। तो ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, आपका इक्विपमेंट फिक्स है तो उसको बोलोगे कन्वेयर, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करवा रहे हो तो उसको बोलोगे एलिवेटर। क्लियर? यहां पर क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर ए स्टेशनरी स्ट्रक्चर। अब यहां पर आपका जो इक्विपमेंट है वो फिक्स होता है, स्टेशनरी स्ट्रक्चर होता है, यहां पर आपने मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाएगा। कैरीज मटेरियल इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम विद इन डिस्टिंक्ट फीचर्स सच एज एंडलेस चेन और बेल्ट। मतलब हमने क्या कर दिया, एक एंडलेस चैन या बेल्ट ले ली, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज पा रहे हैं। ठीक है, वो रोटेट होता रहेगा, मटेरियल ट्रांसफर होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, मटेरियल ट्रांसफर होता रहेगा। कैन बी डन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कन्वेयर, और वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है उसको कन्वेयर, और वर्टिकल होता है उसको क्या बोला जाता है, एलिवेटर बोला जाता है। ठीक है, जो कहाँ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और इंक्लाइंड कर सकते हो। यहाँ पर स्टेशनरी स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कन्वेइंग आर मेनली यूज्ड इन माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पर माइनिंग में काम में ले सकते हो, या फिर हम बोलते हैं तो कंस्ट्रक्शन में, या फिर इंडस्ट्रीज में आप इसको काम में लेते हो। इंडस्ट्रीज में जहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन यूनिट बन रही हो, मतलब जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर नंबर ऑफ लेबर्स का यूज नहीं लेके वहाँ पर मशीन को माउंट कर दोगे, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सकता है। फिर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कन्वेयर्स आर मेनली यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग पर्पज। कंक्रीटिंग पर्पज के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कन्वेयर्स आर एज फॉलोज। इट इंक्रीजेज द आउटपुट, आउटपुट को इंक्रीज करता है। दूसरा, फैसिलिटेट्स कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन। मतलब ये क्या करता है, आपके पास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू चलता रहे, रुके नहीं बीच में। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन टाइम सेविंग। ये क्या होता है, इससे आपका टाइम भी सेव होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। चलो, देयर आर नो वेटिंग पीरियड्स। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको वेट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। कंटिन्यूसली आ रहा है, मटेरियल आ रहा है और हम काम करते जा रहे हैं, हमारा काम रुकेगा नहीं बीच में। सम ऑफ द पॉपुलर कन्वेयर्स आर एज फॉलोज। बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, एरियल ट्रांसपोर्ट। देखो डायग्राम से समझ जाओगे, डायग्राम से समझ जाओगे, थ्योरी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेल्ट कन्वेयर एक बेल्ट माउंट रहता है, एक बेल्ट माउंट रहता है जिसमें आपके पास क्या है, मटेरियल को यहाँ रखा, अब ये बेल्ट रोटेट होता रहेगा और यहाँ से इस एंड से इस एंड तक, इस एंड से इस एंड तक आपके पास क्या हो जाएगा, मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका बेल्ट कन्वेयर। दूसरा अगर मैं बात करूं स्क्रू कन्वेयर की, तो आपके पास क्या रहता है, स्क्रू कन्वेयर रहता है। यहाँ पर आपने मटेरियल को इन किया, यहाँ पर आपने मटेरियल का इनपुट दिया, तो ये क्या करता रहेगा, ये रोटेट होता रहेगा स्क्रू कन्वेयर।
तो यहां से जो मटेरियल आपने इन किया है, ये वाला मटेरियल, ये ट्रांसपोर्ट होके कहां आपको इस पोजीशन पे मिल सकता है। लेवल डिटेक्टर, यहां पर आपके पास क्या रहता है, लेवल डिटेक्टर रहता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद में ये क्या कर देता है, इसको ओपन कर देता है, जिससे कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, यहां पर आपको मटेरियल रिसीव होता रहता है। नेक्स्ट वन, बकेट कन्वेयर, यहाँ पर छोटी छोटी बकेट्स बनी रहती है जिनके थ्रू मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो बकेट की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मैं एरियल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो एरियल मतलब आपको हवा में ही ट्रांसपोर्ट करना, आपको ग्राउंड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। तो इस टाइप का आपने देखा होगा, जनरली जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर एक हिल से दूसरी हिल पर जाने के लिए आप एरियल ट्रांसपोर्ट को काम में लेते हो, देखा भी होगा, वहां पर खुद भी जाते हो। जैसे आपने डिफरेंट अगर टेम्पल्स गए हो तो जम्मू कश्मीर में भी आपको मिल जाएगा, आपको राजस्थान में माउंट आबू में भी मिल जाएगा, काफ़ी जगह जहां पर हिली एरिया है वहां पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, एरियल। ठीक है। अब चलो इनकी थ्योरी भी देख लेते हैं, क्या कह रही है इनकी थ्योरी, क्या कह रही है। चलो, बेल्ट कन्वेयर, सबसे पहले आते हैं बेल्ट कन्वेयर पर। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल हैव टू बी कन्वेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट फास्ट स्पीड। मतलब हम क्या कर सकते हैं, फास्ट स्पीड पर लार्ज क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। ये सब कभी नहीं देखा, अब देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है, कभी नहीं देखा तो। इतना लिखाया नहीं जाता, अगर हम लिखाने जाते तो हमारी 5-6 क्लास निकल जाती। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए बेल्ट रनिंग ओवर ए पेयर ऑफ एंड ड्रम्स। मतलब क्या होता है, यहां पर ये बेल्ट लगे रहते हैं, ये जो नीचे जो ड्रम्स लगे रहते हैं इनके ऊपर, ये जो यहाँ पर ये जो ड्रम्स लगे हैं, यहाँ पर ये जो ड्रम्स लगे हैं इनके ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर बीच में ड्रम्स, ये रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं, ये आपका एक रोटेटिंग ड्रम्स हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पेयर्स लगे, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर से बेल्ट लगा रहता है। ठीक है। अब बेल्ट और पुलीज सपोर्टेड और ए रेगुलर इंटरवल बाय ए सीरीज ऑफ रोलर्स कॉल्ड इडलर्स। इन रोलर्स को क्या कहते हैं, इन रोलर्स को इडलर्स कहते हैं। दीज इडलर्स आर सपोर्टेड ऑन ए कन्वेयर फ्रेम। इन इडलर्स को क्या होता है, एक कन्वेयर फ्रेम पर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कन्वेयर फ्रेम पर सपोर्ट किया जाता है। चलो आगे। द मिडिल सैग प्रोवाइडेड इन द बेल्ट प्रिवेंट द स्पिलिंग ऑफ मटीरियल। जो मिडिल सैग होता है, जो बीच में आपका सैग बन सकता है, ये जो बीच का जो सैग होता है ना, ये जो इस तरीके से ये जो शेप है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कि आपका जो मटेरियल है वो स्पिल आउट नहीं हो, मतलब यहां से बाहर बिखरे नहीं। इसीलिए बीच वाले पार्ट में आपको सैग यहां पर प्रोवाइड किया गया है। यहां पर ये जो एंगल है 45 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री, ये एंगल इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कि यहां पर एक सैग आ जाए, और सैग आने के बाद मटीरियल एक्सपेल आउट नहीं हो, मटीरियल बिखरे नहीं। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। दीज, यहां पर हो गया, जनरली रबर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज कन्वेयर बेल्ट। रबर का बना होता है कन्वेयर बेल्ट। The advantage of using belt conveyor are as follows. It can handle light as well as heavy materials, dry or wet, fine or coarse. मतलब ये फाइन, कोर्स, छोटा, मोटा, गीला, सूखा, सब टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, हल्का हो, भारी हो, सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इट कैन रन फॉर डिस्टेंसेस टू कन्वे सेवरल थाउजेंड टन्स ऑफ मटेरियल पर आवर। मतलब आपको क्या कर सकता है, ये सेवरल थाउजेंड ऑफ अगर टन्स का वेट है, उसको ये क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 1 घंटे के अंदर इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, जो आपकी बेल्ट की कैपेसिटी है। इट कैन कैरी मटीरियल हॉरिजॉन्टली और इंक्लाइंड। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड डायरेक्शन में आपको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम इसको काम में ले सकते हैं। इट इज लाइटर इन वेट देन अदर कन्वेयर्स। ये क्या होता है, हल्का होता है। ये क्या होता है, हल्का होता है अदर कन्वेयर से। It gives controlled discharge of material and discharge can be controlled by the speed of belt।
मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसकी स्पीड को कंट्रोल करके इसका जो मटेरियल जहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करके वहाँ पर रिसीव होने की जो क्वांटिटी है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर मिनट टाइम में या पर आवर टाइम में या पर सेकेंड टाइम में कितना वहाँ पर वॉल्यूम डिस्चार्ज होना चाहिए, कितना वहाँ पर वॉल्यूम रिसीव होना चाहिए, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, स्क्रू कन्वेयर वाइडली यूज फॉर हैंडलिंग ग्रेनुलर और पल्वराइज्ड मटेरियल, मतलब जिनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, ग्रेन्स की तरह होती है, मतलब थोड़ी सी साइज बड़ी होती है, तो उस जगह हम इसको काम में लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड मटेरियल बोलते हैं, ग्रेनुलर मटेरियल बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कन्वेयर्ड इज लेस कंपेयर टू द कन्वेयर बट एट द सेम टाइम द कॉस्ट इज ऑल्सो लेस, मतलब यहाँ पर जो बेल्ट कन्वेयर है, यहाँ पर जो बेल्ट कन्वेयर है उससे ये क्वांटिटी को कम यहाँ पर क्या करता है, कन्वे करता है, बट एट द वेरी सेम टाइम उसमें जो कोस्टिंग आती है और इसमें जो कोस्टिंग आती है, इसमें कोस्टिंग कम आती है। ए स्क्रू कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ ए हेलिक्स माउंटेड ऑन ए बियरिंग एट द एंड्स। ए स्क्रू कन्वेयर क्या करता है, कंसिस्ट करता है ए हेलिक्स माउंटेड ऑन ए बियरिंग एट द एंड्स एंड एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स एंड इज ड्रिवन बाय द मोटर फ्रॉम वन एंड। मतलब इसको ड्राइव कैसे कर सकते हो, देखो, ए स्क्रू कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ ए हेलिक्स माउंटेड ऑन ए बियरिंग एट द एंड्स, मतलब ये हेलिक्स माउंटेड होता है, यहाँ पर ये क्या रहता है, हेलिक्स शेप में अवेलेबल रहता है। ये देखो, ये किस शेप में अवेलेबल है, यहाँ पर आपके पास में हेलिक्स शेप में अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट्स बियरिंग एट द एंड्स एंड एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज ड्रिवन बाय ए मोटर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर होगा इसका, वो कैसे ट्रांसफर होगा, आपके मोटर के थ्रू ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एंड्स पर मोटर लगी रहती है, यह आपके पास में जो मोटर लगी हुई है इसके थ्रू ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर द मटीरियल इंटर्स थ्रू वन एंड एंड इज कैरिड टू द अदर एंड बाय स्क्रूइंग एक्शन ऑफ हेलिक्स। जो हेलिक्स का स्क्रूइंग एक्शन होता है, जो कसने का एक्शन होता है, स्क्रू को जैसे कसते हो ना, उस एक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ कन्वेयर इज मेनली यूज्ड इन कोल हैंडलिंग वेयर बकेट एलिवेटर्स कैरी द मटेरियल वर्टिकली। वहाँ पर बकेट्स क्या करती है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कन्वेयर इज मेनली यूज्ड इन कोल हैंडलिंग, ये कोल हैंडलिंग में काम आता है। जबकि बकेट कन्वेयर की अगर बात करें तो बकेट कन्वेयर कैसे मूव करेंगे, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टली होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेंगे, कन्वे करेंगे मटेरियल को, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेंगे, कन्वे करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, एलिवेटर। ये एक टाइप का क्या है, एलिवेटर है। तो ये आपका जो बकेट टाइप होता है ये आपका क्या हो जाता है, एलिवेटर हो जाता है, क्योंकि इसको अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिलेगा, मटेरियल स्पिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं करते, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको करते हैं। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, एरियल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू केबल वेज, रोप वेज एंड ट्रेम वेज, ऑफन यूज्ड विद एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन हिली रीजन। हिली रीजन में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डिक्रीज हो जाती है और आपके पास क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाती है। लोड बीइंग पास्ड ओवर इंटरमीडिएट टावर्स और स्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, मतलब यहाँ पर लोड को किस तरीके से पास किया जाता है, जो बीच बीच में टावर्स लगे रहते हैं, स्टेशंस लगे रहते हैं, उनके थ्रू लोड्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर पास किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपका कन्वेयर है, एरियल ट्रांसपोर्टर है, जहाँ से आप मटेरियल को क्या कर सकते हो, मटेरियल क्यों, ह्यूमंस को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, चलो ये शायद लास्ट है या पाइल ड्राइविंग लास्ट है। अब हमारा एग्रीगेट बचा है, एग्रीगेट प्रोडक्शन यूनिट है, कॉर्न क्रशर, रोल क्रशर, हैमर मिल, रोड मिल, बॉल मिल, कंक्रीट प्रोडक्शन यूनिट, पाइल ड्राइविंग यूनिट, आपके पास अब ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, एग्रीगेट एंड कंक्रीट प्रोडक्शन यूनिट, ये किसके लिए काम आते हैं, एग्रीगेट प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। ये रिकवरी के लिए, और इसकी दो स्टेजेज होती है, एक तो रिकवरी स्टेज होती है, एक प्रोसेसिंग स्टेज होती है, इन दोनों में हम इसको काम में लिया जाता है। बेसिक मटेरियल सच एज स्टोन इज रिकवर्ड फ्रॉम ए रॉक क्वेरी से इसको क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है, मतलब वहाँ से पिक किया जाता है इसको।
और फ्रॉम द रिवर बेड, नदी के किनारे से ले सकते हैं। जो हम रॉक स्टोन्स को जो पिक कर रहे हैं वो हम कहाँ से कर सकते हैं, नदी के किनारे से कर सकते हैं या रॉक क्वेरी से कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इज डन विच कंसिस्ट ऑफ क्रशिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग एंड स्टॉक पिलिंग ऑफ एग्रीगेट। मतलब आप क्या करते हो यहाँ पर 3 या 4 स्टेप में आप करते हो। क्रश करोगे, ग्रेडिंग करोगे, किस ग्रेड में आ रहा है, वॉशिंग करोगे और स्टॉक मेंटेन करोगे उसका। ठीक है, ये 4 तरीके से करते हो। अब यहाँ पर एग्रीगेट प्रोडक्शन इक्विपमेंट, एग्रीगेट के अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया गया। पहले एग्रीगेट के प्रोडक्शन इक्विपमेंट की बात करेंगे। क्रशर्स क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, हम बात करें क्रशर्स की। क्रशर्स क्या करते हैं, क्रशर्स आर यूज्ड मेनली टू रिड्यूस द साइज ऑफ लार्ज स्टोन। नाम है जैसा क्रश है, पानी का बोलना है। क्रशर्स क्या करते हैं, क्रशर्स आर यूज्ड मेनली टू रिड्यूस द साइज ऑफ लार्ज स्टोन। लार्ज स्टोन की साइज को कम करने के लिए लिया जाता है। और रॉक टू स्मॉलर यूनिफॉर्म साइज एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स। क्रशिंग कंसिस्ट ऑफ प्रेशर, इम्पैक्ट, एट्रिशन एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेशन। इन तीनों का ऑपरेशन हो सकता है, या हम प्रेशर की तरह से कर सकते हैं, या इम्पैक्ट से कर सकते हैं, एट्रिशन से कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस होती है, इन तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब अगर इसके बाद बात करूं, सबसे पहले जो क्रशर, जो क्रशर में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या लगी रहेंगी, जो लगी रहेगी। जो की हेल्प से हम मूवेबल जो लगा रहता है, ये यहाँ पर मूवेबल जो लगा रहता है, यहाँ रोटेशन के थ्रू आपका क्या रहता है, यहाँ पर ये रोटेट होता रहता है, यहाँ से आपकी फीडिंग होती है। यहाँ पर जब मटेरियल आता है तो यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है, प्रेशर की हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से क्या किया जाता है, यहाँ पर क्रश किया जाता है। हाँ, यूज होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। बात समझ में? तो यहाँ पर इसकी जो है, मतलब इसका जो जबड़ा है, उसकी हेल्प से हम इसका क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं ना, कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी फीडिंग करते हैं, तो उसको पहले क्रश करके फिर वो स्टमक में जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पर ये स्टमक में जा रहा है, यहाँ पर हमने इसमें फीडिंग की, फीडिंग करने के बाद ये जो है, ये जो है मूवेबल जो है, इसके थ्रू हमें जिस साइज का स्टोन चाहिए उतना हम उस जो की साइज रखते हैं, और ये मूव करता रहेगा कंटिन्यूसली। मूव करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी क्रशर्स। इट ऑपरेट्स बाय अलाउिंग स्टोन टू फ्लो इनटू द स्पेस बिटवीन टू जो, वन ऑफ विच इज स्टेशनरी एंड अदर इज मूवेबल। एक स्टेशनरी होता है, एक मूवेबल होता है। जो मूवेबल होगा वो स्टोन को मूव करने में हेल्प करेगा, स्टेशनरी उसके रेस्पेक्ट में आपका स्टोन क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द क्रशिंग सरफेस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू जो डिक्रीजेज एज द स्टोन ट्रेवल्स, मतलब डाउनवर्ड। स्टोन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। यहां तक क्लियर है? म्यूट करना। तो आपका नेक्स्ट देखना,
The distance between the two jaws decreases as the stone travels downward under the effect of gravity and ultimately passes through the lower opening. तो यहां पर आपने जितनी साइज का स्टोन यहां पर पुट किया, जब ये इस ओपनिंग से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है, छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. The movable jaw is capable of exerting a pressure sufficiently high to crush the hardest rock. Hardest rock को क्रश करने के लिए ये sufficient pressure provide करता है. The movable jaw is suspended from a shaft mounted on bearing on the crusher's frame. The movable jaw होती है वो सस्पेंड की जाती है, किससे, एक शाफ्ट माउंटेड ऑन बियरिंग्स ऑन द क्रशर फ्रेम. ये पूरी क्रशर फ्रेम होती है, इसमें एक बियरिंग के साथ इसको क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है मूवेबल जॉ को. द जॉ प्लेट्स आर मेड ऑफ मैग्नीज स्टील विच कैन बी रिमूव्ड, रिप्लेस्ड और रिवर्स्ड. मतलब हम इसमें 3 स्टेप कर सकते हैं. फर्स्ट वन, इसको रिमूव कर देंगे, खराब हो जाएगी, रिप्लेस कर देंगे या रिवर्स कर देंगे. एक साइड से काम आ गई, अब दूसरी साइड से काम में ले लेते हैं. तो हम इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट वन क्या है, ग्रेटरी क्रैसेज. अच्छा, जायरेटरी है, जायरेटरी क्रैसर. जायरेटरी क्रैसर में क्या होता है, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी क्रैसर. This type of crusher comprises a hardened steel head, has a long conical shape with a trough shaft suspended in a bearing at the top and an eccentric base connection. Eccentric base connection होता है, connected to gears होता है. देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात समझना. ये आपका क्या होता है, This one is your crushing chamber. This one is your crushing chamber. ठीक है. अब आपके पास क्रशिंग चैम्बर इस साइड भी होता है, क्रशिंग चैम्बर उस साइड भी होता है. ये भी आपका क्या होता है, क्रशिंग चैम्बर होता है. ये भी आपका क्या होता है, क्रशिंग चैम्बर होता है. अब क्या होता है, ये आपके पास में ये कन्वेयर्स होता है. ये जो लगे होते हैं ये कन्वेयर्स होते हैं दोनों साइड से. ये क्या करते हैं, यहां पर आपके पास में जब इसमें स्टोन आता है तो इसको कन्वे करते हैं. अब यहां पर इसमें प्रेशर कुछ इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि जब यहां से स्टोन निकलता है, यहां पर देखो, यहां से जब ये स्टोन निकलेगा तो ये क्या हो जाता है, क्रश होके निकलता है. यहां पर प्रेशर को कुछ इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, जब यहां से स्टोन निकलता है तो ये क्या करता है, क्रश होके स्टोन निकलता है. तो यहां पर क्रश्ड स्टोन हमें मिल जाता है. यहां पर हमें क्या होता है, क्रश्ड स्टोन मिल जाता है. द साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रशर इज द विड्थ ऑफ द रिसीविंग ओपनिंग मेजर्ड बिटवीन द कॉनकेव्स एंड द क्रशर्स हेड. मतलब हमारे पास जो साइज मिलेगी वो हमें किस किस के बीच की मिलेगी, वो हमें जो यहां पर अवेलेबल जो शेप है इसके जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमें यहां पर क्रश्ड स्टोन की साइज मिलेगी. अब यहां पर हम इसकी साइज को वेरी करा सकते हैं. अब यहां पर इसकी जो साइज है वो वेरी करती है 20 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की साइज हम वेरी करा सकते हैं. यहां पर हम इक्विपमेंट में इक्विपमेंट के पार्ट्स को बदल के हम यहां पर कितनी वेरी करा सकते हैं, 20 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की साइज को वेरी करा सकते हैं. नेक्स्ट वन, कोन क्रशर. कोन क्रशर में क्या होता है, फीडिंग कर दी आपने, फीडिंग करने के बाद में क्या होगा, ये क्या हो गया, कॉनकेव्स हो गए, ये क्रशिंग चैम्बर हो गया, ये पूरा का पूरा क्या होता है, क्रशिंग चैम्बर हो गया. ये कौन लगे रहते हैं, ये कौन कुछ इस तरीके से रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, यहां पर आपका स्टोन क्या होता है, यहां पर देखो, आप देखोगे तो इस सबका सेम कॉन्सेप्ट है. यहां पर एरिया क्या होता जाएगा, आपका आगे जाते जाओगे एरिया कम होता जाएगा, और यहां से जो स्टोन निकल के आएगा या यहां से जो स्टोन निकल के आएगा वो हमारा डिजायर्ड शेप का या डिजायर्ड साइज का हमारे पास में स्टोन निकल के आएगा जो हमें रिक्वायरमेंट है. हम उसी के अकॉर्डिंग इन सब का एडजस्टमेंट किया जाता है. सब में सेम प्रोसेस है, सब में सेम प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक में डिफरेंस हो सकता है. सारा काम क्या करें, स्टोन को क्रश करने का. अब इसमें एक कॉनकेव्स होगा ही होगा, एक कन्वेयर होगा ही होगा. कॉनकेव्स और कन्वेयर के बीच में आपका हमेशा क्रशिंग चैम्बर होगा. क्रशिंग चैम्बर भी दिख रहा है.
क्रशिंग चैम्बर जो है वहां से उस क्रशिंग चैम्बर की जो आउटपुट यूनिट मिलेगी वहां पर आपको हमेशा डिस्चार्ज मिलेगा। और डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? यहां की जो साइज है, जो आउटपुट पॉइंट की जो साइज है उस पर डिपेंड करेगा। हमेशा सेम ही चीज रहेगी क्रशर की, क्रशर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट हैज ए शॉर्टर कोन विद स्मॉलर इनलेट एंड आउटलेट ओपनिंग एज कंपेयर टू जायरेटरी क्रशर। जायरेटरी क्रशर से बस हमें छोटा स्टोन यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट वन, रोल क्रशर। रोल क्रशर में क्या होता है? देखो यहां पर आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफी सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें क्या रहता है, यहां पर मटेरियल को डाल दो और ये इसको क्रश कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहां पर कौन सा एक्शन लग रहा है? न्यूमेटिक एक्शन लग रहा है। यहां पर कौन सा एक्शन लग रहा है? न्यूमेटिक एक्शन लग रहा है। तो यहां पर आपके पास देखो ये जो दो व्हील्स है इसके बीच में स्टोन गए, स्टोन इसके पास जाते जाते यहां पर क्या करता है, ये इसको इतना प्रेशर लगाता है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच में आने वाला जो भी स्टोन रहेगा उसको ये क्या करेगा, छोटी छोटी साइज में ब्रेक कर देगा। और ये साइजेज क्या रहेगी, इनके जो प्रेशर है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी किस साइज का बनेगा। और दूसरी चीज इन दोनों की गैप पर डिपेंड करेगी। क्लियर है? रोल क्रशर आर ऑल्सो वन ऑफ द सेकेंडरी और tertiary crushers. These crushers consist of a heavy cast iron frame equipped with two counter rotating rollers mounted on a separate horizontal shaft. दोनों separate horizontal shaft पर होते हैं और ये किससे बने होते हैं? ये कास्ट आयरन से बने होते हैं। ध्यान रखना ये किससे बने होते हैं? कास्ट आयरन से। The crushed rock from the primary crusher is feed through the gap between the two rollers फॉर क्रशिंग फर्दर। मतलब जो प्राइमरी क्रशर होता है जहां से आप फीडिंग कर रहे हो वहां पर वो गैप इस तरीके से मेंटेन किया जाता है और इनका प्रेशर कुछ इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। हमें जितना रिक्वायर्ड साइज का, जितना डिजायर्ड शेप का, हमें डिजायर्ड साइज का जो हमें क्रशिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रेशर और इसकी साइज को मेंटेन कर देते हैं। यूजुअली वन रोलर हैज ए फिक्स्ड एक्सिस व्हाइल द अदर कैन बी एडजस्टेड टू गिव द रिक्वायर्ड सेटिंग। मतलब एक को आपने ये मान लिया ये फिक्स है तो इसको आप क्या करा सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। इसको क्या करा सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, क्योंकि रिक्वायर्ड डिजायर्ड जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डिजायर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप क्या कर सकते हो, शेप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां पर हम क्या रोल क्रशर की बात कर रहे थे ना। यूजुअली ये हो गया। द क्रशर इज कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड लो इन कॉस्ट। इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, कम आती है, लाइट वेट होता है। नेक्स्ट वन, हैमर मिल। हैमर मिल में क्या होगा, ये हैमर्स लगे रहते हैं, ये यहां पर क्या लगे रहते हैं, हैमर्स हो गए। अब इसमें क्या होगा, यहां पर ये रोटेटिंग होगा, यहां पर आपने क्या कर दिया, स्टोन को फिल कर दिया। अब स्टोन फिल किया तो ये क्या करेगा, यहां पर टकराएगा। ये क्या करता रहता है, इस तरीके से ये रोटेट करता रहता है। स्टोन क्या करता रहेगा आपका, इस तरीके से यहां पर रोटेट करता रहेगा। ठीक है, स्टोन रोटेट करता रहेगा तो ये क्या करेगा, हैमर से टकराएगा। हैमर से टकराएगा, टकराने के बाद में ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस तरीके से इसमें क्या की जाती है, क्रशिंग की जाती है। हैमर मिल इज वन ऑफ द इम्पैक्ट क्रशर मोस्टली यूज एज प्राइमरी और सेकेंडरी क्रशर। ये इम्पैक्ट टेक्निक पर काम करता है। किसी चीज पर टकराने के बाद में, इम्पैक्ट लगने के बाद में ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हाउसिंग फ्रेम, ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट extending through the frame, number of frame and hammers attached to the frame and one more hard steel breaker plates। मतलब इसके अंदर क्या रहती है, हार्ड स्टील की एक ब्रेकर प्लेट्स लगी रहती है जो क्या करती है, स्टोन को, बड़े जो स्टोन होती है उसको छोटे पार्ट में ब्रेक कर देती है। ठीक है। एज द स्टोन इज फीड टू द मिल द हैमर्स विच आर ड्रिवन बाय ए मोटर मूव एट द हाई स्पीड एंड ब्रेक द स्टोन इनटू पीसेज। मतलब ये क्या करेंगे, हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपके जो स्टोन्स है वो छोटे छोटे पीसेज में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। एंड ड्राइविंग देम अगेंस्ट द हार्ड प्लेट फर्दर रिड्यूस देयर साइज। मतलब क्या रहता है, और उनको हार्ड प्लेट के अगेंस्ट क्या करवाया जाता है, ड्राइव करवाया जाता है, जिससे क्या होगा, और वो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके हैमर मिल हो गए। अब आपकी क्या गई, रोड मिल और बॉल मिल। रोड मिल और बॉल मिल क्या किया जाता है, इसके अंदर
इसके अंदर क्या किया जाता है, बॉल मिल का तो कॉन्सेप्ट पता होगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, बॉल्स रखी जाती है, स्टील की बॉल्स रहती है। इम्पैक्ट एक्शन इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, स्टोन्स को भर दिया जाता है और फिर इसको रोटेट करवाया जाता है, इसको हाई स्पीड में रोटेट करवाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्पैक्ट एक्शन के थ्रू क्या करते हैं, बड़े जो स्टोन होते हैं उनको स्मॉलर साइज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो बॉल यूज ली जाती है वो जनरली 50 mm डाया साइज की होती है। क्या होती है, 50 mm डाया साइज की होती है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट एक्शन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, जिसके थ्रू हम स्टोन्स को बदल सकते हैं छोटी छोटी साइजेज में। क्लियर है यहां तक? चलो, अब बात आती है कॉन्क्रीटिंग प्रोडक्शन प्लांट की। फॉर मिक्सिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, हमें इन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज बिन्स फॉर स्टोरिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड एडमिक्सचर। मतलब यहाँ पर आपके पास स्टोरेज बिन्स अवेलेबल होंगे, जहां पर आप सीमेंट और एडमिक्सचर को क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे। एग्रीगेट इज मिक्स्ड in it with the help of a hopper which is fixed in plant. एग्रीगेट को किसके साथ मिक्स किया जाता है, with the help of hopper which is fixed in plant, प्लांट पे फिक्स होता है। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट बैचिंग प्लांट हो गया। यहां से आप क्या करोगे, कंक्रीट मिक्सचर में सीमेंट साइलोज से आपके पास सीमेंट आ जाएगी और इन सबको मिक्स कर लोगे। ये आपने प्लांट जनरली देखा भी होगा, कंक्रीटिंग बनाने का प्लांट तो आप सभी ने देख रखा होगा फिजिकली। अगर नहीं देखा तो आपके आसपास में कोई भी आरएमसी प्लांट हो, जाके देख के आ जाना तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि ये कैसा होता है। फिजिकली देख लोगे एक बार इस प्रोसेस को, तो आपको सारी चीज यहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां पर आप अगर फिजिकली देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बट हाँ, आप कंक्रीटिंग प्लांट को तो आप फिजिकली देख सकते हो। जो आपका कंक्रीट प्लांट होता है, कंक्रीट बैचिंग प्लांट या मिक्सिंग प्लांट जो होता है, उसको आप फिजिकली देख सकते हो। बाकी चीजें तो फिर भी नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं, इस प्लांट को जरूर देखा ना। आपको काफ़ी सारे बीएमसी के जो कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वॉल्यूम बैचिंग क्या होता है, वेट बैचिंग क्या होता है, वॉल्यूम बैचिंग क्या होता है, वेट बैचिंग क्या होता है, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कितने अमाउंट में करते हैं, ऐड मिक्सचर कितना ऐड किया जाता है, किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कैसे काम होता है, आप एक बार प्लांट विजिट कर लेना। नेक्स्ट वन, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट। दिस इज द लास्ट, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट मतलब पाइल को ड्राइव करने के लिए जो हम पाइल्स बनाते हैं। आपने देखा होगा पाइल्स जो बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाती है, पाइल्स जो बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाती है। जनरली अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, जो हम पाइल की बात करते हैं, पाइल आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर एंड बियरिंग पाइल बना सकते हो, एंड बियरिंग पाइल बना सकते हो, फ्रिक्शन पाइल बना सकते हो, ये तो उसके एक्शन के बिहाफ पर फ्रिक्शन पाइल बना सकते हो। अब आप पाइल में वुडन की भी काम में ले सकते हो, कंक्रीट की भी काम में ले सकते हो, कास्ट आयरन की भी हो सकती है, मतलब स्टील की भी पाइल काम में ले सकते हो। मटेरियल के बिहाफ पर हम इसको क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया अभय कुमार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप की पाइल काम में ले सकते हो। अब पाइल को क्या होता है, एक्चुअली ड्राइव करना होता है। ड्राइव करने के लिए हमें हैवी लोड की रिक्वायरमेंट होती है, जो अर्थ के अगेंस्ट हमें क्या दे सके, जो अर्थ हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिए उसके अगेंस्ट पाइल को क्या कर सके, ड्राइव कर सके। ठीक है, अब आपके पास दो ड्राइविंग मशीन है। ये फर्स्ट वन है आपकी, फर्स्ट वन जो आपको दिखा रखे CFG पाइल ड्राइविंग मशीन। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, रोटेटिंग होती है, रोटेटिंग पाइल ड्राइविंग मशीन। ये क्या करती है, रोटेट करके उसको ड्राइव करवाती है। रोटेटिंग पाइल ड्राइविंग मशीन होती है। देखो, ड्राइविंग इज अकम्प्लिश्ड थ्रू हैमरिंग द पाइल टॉप विद ए हैमर। इक्विपमेंट आर डिजाइन्ड फॉर ड्राइविंग इफिशिएंटली एट एन इकोनॉमिकल कॉस्ट। मेजर पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स आर, एक तो पाइल ड्राइविंग रिग्स हो गया, पाइल ड्राइविंग हैमर्स हो गया।
अब क्या करोगे, पाइल ड्राइविंग रिग के अंदर आप क्या करोगे, उसको रोटेट करके ड्राइव करोगे, ठीक है। या आप क्या करोगे, हैमर की हेल्प से या तो उसको इंपैक्ट करके आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, पहला क्या हो सकता है आपका, इंपैक्ट एक्शन के थ्रू ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रोटेट करके ड्राइव कर सकते हो। तो रोटेटिंग एक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको ड्राइव कर सकते हो। तो ये आपके पास दो बेसिक प्रोसेस होगी जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पाइल को ड्राइव कर सकते हो जमीन के अंदर या जिस सरफेस में आपको रिक्वायरमेंट है, जहां आपको रिक्वायरमेंट है पाइल की। तो इस तरीके से हमारे जितने भी इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, वो ओवर हो जाते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो आपके क्या हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, ठीक है। सारे जितने भी टाइप के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट थे वो हमने बात कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम शुभम सर PW, ये सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ इनके रिगार्डिंग कोई डाउट है? वैसे तो आपको 80-90 स्लाइडें पढ़ा दी, क्या ही डाउट रहेगा? हाँ, क्या ही डाउट रहेगा? नरेंद्र क्लास में नहीं थे क्या आज? क्लियर है? बाकी अब आप लोगों को पढ़ना है इसको अच्छे से, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। CPM पार्ट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी हमने कवर कर लिया। इसके साथ साथ जो भी UKPSC का पेपर देने जा रहे हैं, UKPSC JEE का आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपके 3 पार्ट होते हैं। एक इंजीनियरिंग इकोनॉमी का पार्ट भी काम आता है। एक तो हमने किया एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। फिर हमने किया CPM पार्ट। बोल मत देना किसी को मैंने CPM पार्ट में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करवा दिए हैं, ठीक है, ये अलग से पढ़ाया जाता है। मुझे पता था बाद में नहीं होना है तो मैंने इसी में आपको टाइम बचा के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करवा दिए। CPM पार्ट के सिलेबस में मेंशन नहीं होते कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन वाले पार्ट में मैंने आपको काफ़ी सारा इंजीनियरिंग इकोनॉमी का पार्ट करवा दिया है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी का पार्ट मैंने करवा दिया है। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी का जो पार्ट है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग से रेफर कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ 1-2 फॉर्मूले अगर बाहर के रहते हैं तो आप वहाँ से पार्ट कवर कर सकते हो, आपकी UKPSC का पार्ट पूरा हो जाएगा। तो हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया है और यहाँ पर हमारा CPM और पार्ट जो सब्जेक्ट था जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, CPM का मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। अगर हम इस पूरे सब्जेक्ट को बोले CPM तो हम इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कोई बात नहीं, अब कर लेना, इसीलिए कम लोग आए हैं आज क्लास में, ऐप वर्किंग नहीं है। तो आपका CPM कंप्लीट होता है। CPM को हमने स्वाहा कर दिया। आप जो भी UKPSC JEE का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर अटेंड करना, बहुत कांस्टेंट वे में पेपर अटेंड करना, क्योंकि आप सिर्फ उसी स्टेट के पर्सन हो जो आप वहाँ पर एलिजिबल हो। तो आपने वहाँ से एग्ज़ाम दिया है, आपने वहाँ से मतलब आपने वहाँ से 10th की हो, 12th की हो, शायद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन था कि UK उत्तराखंड का ही पर्सन होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत शांति से पेपर देना। वेटेज, मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन, इन सबको वेटेज है। सेकंड पार्ट पूरा इन्हीं से बना है। फर्स्ट पार्ट में सारे सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। तो आपका CPM पार्ट भी 5 से 7 मार्क्स का आएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी आएगा 10 से 12 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर आप टॉस वगैरह सारा पार्ट मिलाओगे तो यहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट का आपको वेटेज मिलने वाला है वो 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं।
ठीक है, तो आप लोग ढंग से पढ़ के जाना। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज की क्लास को हम यहीं बंद करें, आज की क्लास को हम यहीं बंद करें, मिलते हैं हम फिर किसी सब्जेक्ट में। हाँ हाँ, चलो थैंक यू जानकी। चलो आज की क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।